हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल यानी कि 3 नवंबर को जो स्टेट कंप्यूटर साइंस है उसका पहला पेपर है। शायद एक दो लोगों ने मुझे आज का भी बताया था कि 2 तारीख को भी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट मुझे नहीं है उस चीज़ का। मैं कल से ही मान रहा हूँ कि कल आपका पहला पेपर 3 तारीख के डेट में है लोगों का, ठीक है। तो कल जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। ये आपका क्विक रिवीजन आप कह सकते हैं कि जो भी मेन मेन टॉपिक है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में फटाफट रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या जो अपना ऐप है उस पर मिल जाएगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो कहीं भी परेशान नहीं होना कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। आप ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं, उसमें जो फ्री वाला सेक्शन है अभी हम आपको दिखाई देते हैं। फिर जैसे ये तो वेबसाइट है, ऐप पे भी जाइएगा तो वहाँ पे देख सकते, जैसे फ्री वाला ये सेक्शन है तो फ्री कोर्स में जाके आपको स्टेट कंप्लीट कोर्स में देखना है। यहाँ पे व्यू कंटेंट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जिस जिस टॉपिक जिस जिस वीडियो के साथ पीडीएफ है वहाँ पे साइड में आपको दिखने लगेगा। एक बार यहाँ पे इस साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी दिख जाएगा। जब पीडीएफ पे आप क्लिक कीजिएगा, शायद मेरे खोपड़ी से चीज़ें हो रही है, छुप रही है, 1 मिनट। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। अब गौर से देखिए कि वीडियो के बगल में जैसे ये डिजिटल लॉजिक 5वां पार्ट जो था इसमें PYQ करवाए थे, तो यहाँ पे आपको व्यू पीडीएफ दिख जाएगा, ये वेबसाइट पे है। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे भी वीडियो के जस्ट नीचे एक पीडीएफ लिखा हुआ रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ वहाँ पर भी खुल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परेशान नहीं होना कि पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं, तो परेशान नहीं होना है। ऐप में भी मिल जाएगा, पर आपको अगर ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ले सकते हैं। वैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फायदे में रहिएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब एक दो चीज़ और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि अपने ही ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे एक रजा नाम करके एक स्टूडेंट है जिसने कि जो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया था, जो भी टॉपिक जो भी नोट्स दिया था उसको उसने शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाया था, हैंड रिटेन नोट्स। ये भी उसने मुझे भेजा था और ग्रुप में भी उसने डाल रखा है, अपना ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से उसने लिखा है, मेन मेन जो पॉइंट है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो ये नोट्स भी आपके काम आ सकता है। तो इसके सारे टॉपिक के, ऐसा नहीं एक टॉपिक, सभी टॉपिक, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये दूसरा कौन सा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सारे उसने बना के ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये नोट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फ्यूचर में जो भी चीज़ें फ्री, आप मान लीजिए कि आप पेड नहीं लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री वाला चीज़ें जो मैं अपलोड करूंगा वो आपको ऐप पे दिखने लगेगी, तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। कुछ लोग क्वेश्चन क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन वाला वीडियो देखने के बाद कि 1000 क्वेश्चन कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो ऐप इंस्टॉल किए हैं, उसके पेड सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ वाला आप परचेज कर सकते हैं ऐप से। दूसरा, अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो तो वेबसाइट में पेड सेक्शन है, यहाँ पे पेड कोर्स का, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है, 10 सेट है इसमें, क्या है, 10 सेट है, हर सेट में 150 क्वेश्चन है, 100 आपके कंप्यूटर के और 50 आपके अदर्स वाले जो क्वेश्चन है वो। तो 100 का आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है पीडीएफ फॉर्म में। बस ये चीज़ हो गया, ये हो गई। यहीं पे अपनी बातचीत की कहानी खत्म। जिनको लेना है चुपचाप जाके ले सकते हैं, और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो एक तरीके से थोड़ा काम कर जाएगा आपके लिए, कट ऑफ क्लियर कराने में मददगार साबित हो जाएगा अगर इसका सॉल्यूशन आप 10 के 10 पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। अब चलिए ये सब बातें साइड में रखते हैं, अब मेन मुद्दे पे चलते हैं जो हमको रिवीजन करना है। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं पेड वाली चीज़ों की बात करता हूँ लोग कमेंट करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट से मुझे डर लगता है। और हाँ, एक कोई देवी जी हैं, उनको तो पता नहीं क्या खुन्नस है, हम कुछ भी पढ़ाएं भैया वो निगेटिव कमेंट ही करेगा। हर चैप्टर पे हर वीडियो देखते हैं हमारा नहीं, लेकिन कमेंट निगेटिव ही करना है। अरे भैया, जब आपको नहीं पसंद काहे देखते हैं, जिनको पसंद है वो देख रहे हैं। आपको कमेंट भी करना है, पढ़ना भी है और निगेटिव कमेंट भी। अरे भैया मत करो ना, काहे इतना टाइम बर्बाद है, फालतू टाइम है क्या आपके पास, मत देखिए वीडियो, ठीक है। चलिए अब खत्म करते हैं कहानी, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है, चैप्टर जो है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका हम बताते हैं, स्टार्ट इसका कर देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि सिग्नल जो है ना, ये डील्स करता है 2 स्टेट में।
या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा, ठीक है। और इसका जो पूरा बड़ा वाला वीडियो है वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो अगर आप कहीं पर भी आपको लगे बहुत शॉर्ट में आप निपटा दिए, भैया कल एग्जाम है, अब क्या कर पूरा डिटेल में थोड़ी पढ़ाएंगे, ये तो एक क्विक रिवीजन है। तो ये मत कहिएगा कि कुछ कुछ चीजें छोड़ दिए, भाई बहुत चीज छोड़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो मत देखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे में सारे चैप्टर को एक बार कवर कर लें, एक ऊपर से नीचे देख लें, तो उसके लिए वीडियो है, ठीक है। मेन जो मोटा मोटा टॉपिक है उसको सिर्फ इसमें रखे हैं। अब हर चीज को हम डिटेल में नहीं बताएंगे, यहाँ पर कन्वर्जन ये सब नहीं बताएंगे, बस जो मेन फुल फॉर्म ये सब है वो सारी चीज डील करेंगे। तो चलिए, ये क्या करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील विद सिग्नल दैट हैव 2 स्टेट, यानी 2 स्टेट ही होते हैं, या तो ये भाई साहब 0 होगा या तो ये 1 होगा, इसमें बीच वाला कोई कंडीशन नहीं है। जैसे एनालॉग में क्या होता है कि एक वेव की तरह चलता है, 1 पॉइंट समथिंग, ये वाला कंडीशन भी इसमें लागू हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता, या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा, बात खत्म, इतना ही इसका कहानी है। अब देखिए एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। सिग्नल टाइप जो होता है एनालॉग का क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेव के फॉर्म में चलता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, ये 0 1 ही होता है, या तो ये भाई साहब 1 रहेगा या एकदम से 0 जाएगा, ठीक है। अब 0 गया, कुछ देर 0 रहा, फिर अगर 1 हुआ तो 1 ही रहेगा, फिर 1 रहा, फिर 0 0, मतलब 0 1 के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आपका सिग्नल टाइप हो गया दोनों का। एग्जाम्पल, साउंड वेव जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, एनालॉग होता है, लेकिन कंप्यूटर डेटा जो है ये आपका क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। चलिए अब कुछ सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं। तो देखिए बाइनरी सिस्टम सबसे कॉमन है जो कि इसमें यूज होता है 0 1 के फॉर्म में। अब जैसे जहां पर भी आपको दिखे 1 0 1 0 1 1, ये बाइनरी डेटा है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं कि 121 लिख देगा, अगर उसको 121 को भी लिखना होगा कंप्यूटर के भाषा में तो वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब 121 को कैसे लिखा जाता है ये मैंने बड़े वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहली चीज कर रहा हूँ। यहाँ पे बताने का मतलब है कि फालतू का टाइम पास करना, वो चीज नहीं करना है आज। जिन लोगों को जरूरत है वही वीडियो देखें, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ तो उनको देखने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ है जिनको कि एकदम लगता है कि भैया अब किसी तरह बस बैठ जाए एग्जाम में, वो देख लीजिए, तो कुछ ना कुछ बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। अब इसके बाद है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है, डिजिटल सर्किट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट होता है ये। इसमें गेट मतलब कि इसको जोड़ के ना आप एक सर्किट बना सकते हैं। अब इसमें बेसिक कौन कौन से होते हैं, एक तो एंड गेट होता है। एंड गेट क्या करता है, एक तरीके से गुना का काम करता है, ठीक है। अगर आप गुना करना चाहते हैं तो एंड गेट मेनली गुना का ही काम करता है। अगर आपने 2 इनपुट दिया, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा है और ये आपका एंड गेट हो गया। अगर आपने 2 इनपुट दिया, इसका गुना करके यहाँ पे दिखाएगा, और आपको पता है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा इनपुट जो होगा या तो 0 1 के फॉर्म में होगा। तो अब मान के चलिए यहाँ पे हमने 0 और 1 दिया, ये गुना करेगा तो आपको नॉर्मल सा मैथ लगाना है, 0 और 1 का गुना होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें एक भी 0 मिला तो ये 0 ही देगा। ये कब तक 0 देगा, जब तक कि यहाँ पे दोनों जगह 1 1 ना आ जाए। 1 1 का गुना क्या होता है, 1 होता है। तो यही कहानी है एंड गेट का। इसका कैसे होता है, ये तो आपका गेट हो गया, साइन होता है, डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे 2 इनपुट है ए और बी तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, ये हो जाएगा आपका एंड गेट। फिर होता है और गेट। और गेट कैसे होता है, ये आपका है और गेट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरीके से जोड़ का काम करता है। अब वही चीज यहाँ कंडीशन लगाइए, अगर हम 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर एक 0 और एक 1 रखेंगे, मान लीजिए इसको हटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ये कब तक 1 देगा, जब तक कि इसको कम से कम एक 1 नहीं मिल जाता है, ठीक है। दोनों 0 रहेगा तभी 0 देगा, बाकी अगर एक भी 1 मिलता है तो ये 1 रिजल्ट। जो आपका एडिशन होता है, जोड़ होता है, उसमें भी तो यही चीज हम लोग करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, आप इसको एक बार ऊपर से नीचे जो कितने स्लाइड है, 30 पेज है, बस एक बार देख लीजिएगा तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। फिर एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है भाई, नॉट गेट क्या करता है, जो भी आप इनपुट दीजिएगा ना उसको उल्टा कर देगा। इसका साइन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अगर हम यहाँ से 1 पास करेंगे इनपुट में तो यहाँ पे ये 0 दे देगा, अगर 0 पास करते हैं तो ये 1 देगा। इन्वर्टर का काम करता है, ठीक है। कहीं कहीं पूछा भी जाता है कि कौन सा गेट इन्वर्टर है, तो नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्टर
कहा जाता है। फिर होता है नैंड, मतलब एंड में एंड गेट जो है आपका, उसमें अगर हम नॉट गेट को भी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नैंड। ठीक है, अब एंड क्या करता था, अगर उसको दोनों जगह जीरो मिलता था तो वो जीरो देता था, एक जगह वन मिलता था फिर भी जीरो देता था, दोनों जगह जब तक वन नहीं मिलता था वो वन नहीं देता था। लेकिन नैंड क्या बोलता है, बोलता है कि हम भैया उल्टा करेंगे, सब जगह जहां भी जीरो तुम्हारा मिल रहा है ना वहां वन देंगे, जहां भी वन मिल रहा है वहां जीरो देंगे। अब देखिए कहां कहां इसको वन मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, और जहां वन मिला था एंड में उसका उल्टा कर देगा, जीरो मिल जाएगा। तो ये है नैंड की कहानी। नॉर क्या होता है, नॉर होता है और गेट में अगर हम नॉट गेट को भी जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है नॉर गेट। ये क्या करता है, वही जो और गेट रिजल्ट देगा उस रिजल्ट को उल्टा करके दिखा देता है, बस ये कहानी है। फिर है जॉर गेट। जॉर गेट का साइन इस तरीके से होता है, प्लस को गोला में रख देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सक्लूसिव गेट में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका जॉर गेट। इसके बाद आता है एक्स नॉर। ठीक है, जॉर का भी उल्टा, जो जॉर रिजल्ट देगा, ठीक है, उसको अपोजिट रिजल्ट दे देगा। जैसे जॉर अगर वन जॉर जीरो करते हैं तो वन रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज हम लोग वन जॉर वन करते हैं तो यहाँ पे एक्स नॉर में क्या मिलता है, हमको वन मिल जाता है, जबकि यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए था। जॉर ये बोलता है कि जहां पे हमको डिफरेंट मिलेगा, जहां पे हमको डिफरेंट इनपुट मिलेगा वहां हम वन देंगे, जहां पे हमको सेम इनपुट मिल जाएगा वहां जीरो देंगे। अब देखिए मान लीजिए, एक बार इसको हम मिटा देते हैं जिससे कि अच्छे से और समझ में आ जाए। चलिए, जॉर क्या बोलता है कि जैसे वन, पहले जीरो जॉर जीरो है, वन जॉर जीरो है, और जीरो जॉर वन है, या वन जॉर वन है। अब इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा ना जॉर का, वो क्या आएगा हमारा, जॉर कह रहा है कि भाई साहब हम आपको वन तभी देंगे जब दोनों जो इनपुट है वो आपस में डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर डिफरेंट है, वन और जीरो आपस में डिफरेंट हो तो यहाँ पे वन मिल जाएगा, जीरो और वन आपस में डिफरेंट है, वन मिल जाएगा। लेकिन जहां जहां सेम इनपुट मिले, जैसे यहाँ पे वन वन है, सेम इनपुट हो गया तो यहाँ वो जीरो देगा, जीरो जीरो सेम इनपुट है तो यहाँ पर भी वो जीरो देगा। ये जॉर की कहानी है। अब एक्स नॉर क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा कर देगा। वो बोला कि भाई जो जॉर दे रहा ना रिजल्ट उसका उल्टा मार दो तो हम ही निकलेंगे। तो यहाँ पे जीरो की जगह वन कर दिए, वन की जगह जीरो, वन की जगह जीरो, और जीरो की जगह वन। ये एक्स नॉर का कहानी है। बस इतना गेट हो गया आपका। फिर है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, लॉजिक सर्किट को सरल बनाने के लिए कि कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर ए इनपुट है या ए वैल्यू है, उसमें अगर हम लोग जीरो जोड़ेंगे ना तो बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग वो ए ही वैल्यू देगा। नॉर्मल सा मैथ का भी यही कंडीशन है। फिर कह रहा है कि अगर ए इनपुट है या ए वैल्यू है, इसमें अगर तुम वन से गुना कर देते हो तो ए ही मिलेगा। नॉर्मल मैथ भी यही कहता है। दूसरा चीज है, अगर ए दे रहे हो और उसमें जोड़ते हो ए का उल्टा, ठीक है, अगर मान लीजिए ए का वैल्यू वन है, चलिए ए और ए का उल्टा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देगा वन। अब इसका देख लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू वन है तो इसका उल्टा क्या होगा, जीरो होगा। ये नॉर्मल मैथ क्या बोलता है, वन ही मिलेगा। ए प्लस जीरो क्या मिलता है, वन प्लस जीरो वन ही मिलता है। ये कंडीशन यहां पर भी फुलफिल हो गया। अब एक और चौथा नंबर है कि अगर बोला कि अगर ए और उसके उल्टा को गुना करते हैं, मतलब बाहर को गुना करते हैं, तो ये जीरो देगा। तो इसको नॉर्मल मैथ वाले फॉर्मूला से चेक करते हैं। ए का वैल्यू मान लीजिए वन है और यहाँ पे गुना दिए, और उसका उल्टा मतलब कि ए का उल्टा अगर करेंगे तो ए बार होगा, और ए बार ए अगर वन है तो ए बार का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एक और जीरो को अगर गुना कर दीजिएगा जीरो, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया नॉर्मल मैथ के अकॉर्डिंग। फिर बोला अब जो कंडीशन है ये ध्यान देने वाली है, इसको थोड़ा मिटाएं। ठीक, चलिए इसको मिटा के अब लिखते हैं।
अब यहाँ से नॉर्मल मैथ से थोड़ा हट के बात करेगा। जैसे नॉर्मल मैथ में a प्लस ए क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ हमको नहीं तो 2a लिख देते हैं, लेकिन बुलियन अलजेब्रा कहता है नहीं 2a नहीं लिखना है। ठीक है, a प्लस ए यानी खुद का चीज कितनी बार भी तुम रिपीट करके लिख लो, जोड़ लो आपस में, वो एक बार ही काउंट होगा, तो इसका वैल्यू 1 a आएगा। ठीक है, यही चीज गुना के साथ है, तुम खुद को आपस में कितनी बार भी गुना कर लो वो एक ही बार काउंट होगा। नहीं तो अगर नॉर्मल मैथ रहता तो a इंटू ए क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर लिखते, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे a ही लिखना पड़ेगा। ये बेसिक लॉ है। अब इसको अगर याद कर लोगे तो क्या होगा कि जब भी हम किसी इक्वेशन को, बुलियन जो एक्सप्रेशन है उसको सॉर्ट करने का अगर आएगा तो यही सारा फॉर्मूला आपको यूज करके सॉर्ट करना रहेगा। फिर होते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो मेनली नंबर सिस्टम यूज हो रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका कि बेस 2 होता है। वही बेस 2 का मतलब कि उसमें कितनी संख्या है ये दिमाग में लेकर चलिए। तो बाइनरी में आपको पता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, कितनी संख्या है 2, इस कारण इसका बेस 2 है। ठीक है, और संख्या के एग्जाम्पल कैसे, जैसे 1 0 0 1 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, 1 1 0 1 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो ये बेस 2 वाले संख्या है यानी बाइनरी संख्या। फिर आता है ऑक्टल भैया। ऑक्टल क्या बोलता है कि भाई हमारा तो बेस 8 है, 8 का मतलब इसके अंदर 8 संख्या होंगे। वो कौन कौन से संख्या है, 0 से लेकर 7 तक की संख्या इसके अंदर रहती है। मतलब अगर ऐसा लिखा जाए 1 5 और यहाँ पे 8 दे दे, मतलब ये ऑक्टल संख्या है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे लिख के दे और बोले कि ये ऑक्टल संख्या, तो आप बोलिएगा कि नहीं भैया ये ऑक्टल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्टल संख्या में 0 से लेकर 7 तक की संख्या वैलिड है। आपने यहाँ पे एक संख्या 9 दे दिया है तो ये वैलिड नहीं है, तो ये आपका गलत संख्या है, ये ऑक्टल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपको चेक भी करते रहना है कि क्या जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत तो नहीं है, क्योंकि बहुत जो 2023 और 24 के जो पेपर हुए हैं क्वेश्चन बहुत सारे गलत वहां पे देखने को मिले हैं। इसके बाद जो नंबर आता है नंबर सिस्टम का वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, 0 से 9 तक की संख्या, वो होता है डेसिमल संख्या। इसमें टोटल 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 डिजिट आपको मिलेंगे, इसलिए इसका बेस जो है 10 है। ठीक है, इसके बाद इसका भी बड़ा भाई आता है हेक्साडेसिमल। ये बोलता है कि तुम लोग 10 तक समटो, हम तो भैया 16 तक लेंगे। तो अब इससे पूछा कि भाई 16 तक लेगा तो 16 तक संख्या भी तो होना चाहिए। नॉर्मल कितना संख्या, 0 से 9 तक 10 ही संख्या होता है। तो बोला कोई बात नहीं, हम ABCD में से थोड़ा सा ले लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इसके पास 0 से 9 तक की यानी 10 संख्या यहां से ले लिया, ये कितने काउंट होंगे 10। अब इसको 6 संख्या और चाहिए, 6 संख्या कहां से लेगा, वो A से लेकर F तक की संख्या ले लिया। अब काउंट कीजिए ABCDE, कितने संख्या हो गए, 6 संख्या यहां से वो ले लिया, मतलब कि टोटल 16 संख्या इसके पास है। अब कहिएगा कहीं पर अगर 11 लिखा हुआ तो वो क्या होगा। अब गौर से देखिए, 9 तो 9 ही है ना। A को हम क्या मानते हैं, A का वैल्यू क्या होता है 10, B 11, थोड़ा दिख रहा है क्या, नहीं थोड़ा जरूरी है, ठीक है। B C 12, D 13, E 14 और F 15, ये होता है वैल्यू। और जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था कि E मेरा छूट गया था। भाई साहब इतना गाली सुने हम, ठीक है, इतना तो हम जॉब कर रहे हैं IT सेक्टर में, क्लाइंट से इतना नहीं सुने हुआ जितना आप लोगों से सुन चुके हैं। और पता नहीं कुछ लोगों को गाली देने में बड़ा मजा आता है। तो भैया पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे दो, बाकी नहीं भी दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चपरासी वाली नौकरी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, एस्टेट का मतलब कि आप टीचर के लिए एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर अगर आपका भाषा वैसा होता है तो आप टीचर के लिए फिर मेरे ख्याल से सही कैंडिडेट नहीं है। टीचर में आपको ज्ञान देना है स्टूडेंट को कि भैया ये मत करो, वो मत करो, ऐसी बातें मत करो, और आप ही वैसे फालतू बातें करेंगे तो नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो कितना संख्या हो गया, 16 संख्या, और इसके अंदर इसका बेस क्या हो गया 16, ये कहानी हो गई। अब कन्वर्जन हम नहीं बताएंगे यहाँ पे, कन्वर्जन बताने का मतलब वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर फालतू का टाइम पास होगा। ठीक है, अब मेन चीजें आपको बताते हैं। इसके अंदर एक आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट।
कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ये जो है ना सिर्फ करंट इनपुट पे काम करता है, इसको कोई मतलब नहीं कि पहले क्या हुआ था, ठीक है, पहले क्या रिजल्ट था उससे इसको कोई मतलब नहीं। जो आप करंट में इनपुट दीजिएगा उतने पे ही खुश हो जाता है, उतने पे ही आपको आउटपुट देगा। इसमें क्या क्या होता है, एडर होता है, सबस्ट्रैक्टर होता है, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारा कुछ इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, गाली देना दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या करता है कि आप जो इसका जो आउटपुट है ये डिपेंड करेगा करंट प्लस प्रीवियस इनपुट, मतलब प्रीवियस इनपुट नहीं, प्रीवियस आउटपुट होगा, ठीक है। वर्तमान और प्रीवियस आउटपुट कर लिए, प्रीवियस इनपुट कर लिए, दोनों पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, मेमोरी अपने पास रखता है, जिससे कि जो पहले जो चीजें हुई थी उसको भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट आउटपुट देता है। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में बस इतना डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशनल में मेमोरी नाम का कोई चीज नहीं है, सीक्वेंशियल में मेमोरी नाम का एक चीज है जो कि आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको रिजल्ट देता है। तो इसमें ऑप्शन एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये क्या करता है, स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, एक बिट डेटा को ये स्टोर करता है। एग्जांपल के लिए कहा जाए एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फिर आता है एडर सर्किट। अब एडर सर्किट में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, एक तो हाफ एडर है, एक फुल एडर। हाफ एडर क्या करता है कि मान लीजिए 2 बिट को ये जब जोड़ रहा है तो एक सम निकलेगा यानी कि रिजल्ट, एक कैरी बचेगा। मान लीजिए अगर 1 1 को जोड़ देते हैं हम तो क्या होता है, 1 1 का जोड़ होता है 0 और एक कैरी बचता है। तो ये क्या करता है, सम तो यहां से निकलता है आपका, ठीक है, ये सम हो गया, ये कैरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, गौर से देखिए। सम के लिए क्या बोलता है कि जोर ऑपरेशन से आपका सम निकलेगा। गौर से देखिए, इनपुट क्या है, सेम है। जोर क्या बोलता है कि अगर दोनों इनपुट सेम हो तो हम 0 देंगे। तो देखिए आपका सम का रिजल्ट 0 निकला, गौर से देखिएगा। कैरी क्या है, 1 है, ये किससे निकलेगा, एंड ऑपरेशन से। अब क्या है, 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 रहेगा। क्या मैच कर दिया, बिल्कुल कर दिया। यहाँ पे क्या कहता है, हाफ एडर में 2 बिट को जोड़ेगा, एक सम और एक कैरी आपको मिलेगा। सम निकलेगा आपका क्या बोलते हैं, जोर ऑपरेशन से, कैरी निकलेगा आपका एंड ऑपरेशन से। लेकिन ये जो कैरी है ये इसको हैंडल हाफ एडर नहीं कर पाता है, सिर्फ आपको दे तो देगा लेकिन इसको ये यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या कहा गया, किया क्या कि एक फुल एडर नाम का चीज बनाएगा। ये क्या करता है, ऑपरेशन वही चीज करता है, ये 3 बिट डेटा को हैंडल करता है। क्या करता है, एक 2 बिट तो ये इनपुट लेता है, तीसरा जो कैरी होता है उसको भी ये इनपुट के तौर पे यूज करता है। अब देखिए यहाँ पे सम के लिए वही चीज कि ए जोर बी जोर जो इनपुट था, ये कैरी इनपुट जो था वो उसको ले लिया, जो कैरी आया उसको इनपुट के तौर पे ये करके यहां से सम दे देगा। फिर क्या करेगा, कैरी निकालने के लिए फिर a इंटू बी कर देगा, फिर उसको जोड़ देगा b और c इनपुट प्लस a और c इनपुट, मतलब वही एंड ऑपरेशन के साथ साथ इसमें एड ऑपरेशन भी किया जा रहा है, मतलब और ऑपरेशन भी यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाफ एडर से रिलेटेड पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सम होता है वो किस ऑपरेशन से निकाला जाता है, या कैरी होता है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, एक बेसिक चीजें। फुल देखना है तो ऑलरेडी हम कई अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, के मैप बता चुके हैं, तो वो जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वे होता है डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए। जैसे आप घर में एक बुक को रखते हैं, कपड़े को रखते हैं, एक अच्छे तरीके से सजा के इस सीक्वेंस में रखते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी चीजें मिल जाए, निकालते टाइम आपको परेशानी ना हो कि मतलब एक बुक निकालने के लिए सारा बुक को साइड में करना पड़ रहा है, ऐसा चीज नहीं करते हैं। एक कपड़ा निकालने के लिए सब कपड़ा घर में बिखेर दिए, वैसा नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं ना। डेटा स्ट्रक्चर भी वही चीज करता है कि स्टोर और ऑर्गेनाइज रखने के लिए जो वे हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जांपल है, एरे है, स्टैक है, क्यू
लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। अब ये क्या क्या चीज है इसको पढ़ते हैं। पहले समझते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप के मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो डेटा को स्टोर करता है अरेंज डेटा अरेंज इन सीक्वेंस में स्टोर नहीं करता, मतलब कि जो उसका अरेंजमेंट होता है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में करता है, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर क्या करता है, ये हिरार्किकल फॉर्म में, जैसे दादाजी, पापा जी, चाचा जी और पापा जी के 2 बेटे, चाचा जी के 3 बेटे, ये वाला सीन, ये हिरार्किकल फॉर्म हो गया या ग्राफिकल फॉर्म में हो गया डेटा। ये चीज कहाँ होता है, नॉन लीनियर में। लेकिन लीनियर क्या करता है, सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। समझ में आ गया, यही चीज यहाँ पे है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है अपना, एरे जो है वो लीनियर चीज है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे का कंडीशन है कि भैया एक ही टाइप का डेटा हमें स्टोर करेंगे, अगर इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। और लगातार कॉन्टिन्यूस मेमोरी जगह पे आपको स्टोर करता है। ऐसा नहीं कि 1-2 स्टोर कर दिया फिर गैप छोड़ दिया, नहीं, ये क्या करेगा, समान प्रकार के डेटा को लगातार मेमोरी स्थानों में संग्रहित करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए A5 मतलब कि ये 5 डेटा स्टोर करेगा। अब देख लीजिए ये इसका डेटा है, ठीक है। इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, हर जो डेटा है उसका एक इंडेक्स है। जैसे ये अगर हम नॉर्मल देखें तो ये फर्स्ट वाला जो डेटा होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है नॉर्मली, अगर जब तक कि हम डिफाइन नहीं करें। डिफॉल्ट जो होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि एक्सेस फास्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि पहले से हमको साइज जो है वो फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बोले कि भैया हम 5 डेटा स्टोर करेंगे, 5 डेटा का जगह ले लिए, तो डेटा 4 ही आप स्टोर कर पाए तो एक डेटा का जो जगह था वो आपका बर्बाद चला जाएगा। अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। या आपने बोला कि 5 डेटा स्टोर करेंगे और आपके पास 6 डेटा है, तो अब आपने जब डेटा ले लिया तो आप फिर उसको बढ़ा नहीं सकते, फिक्स साइज है भाई, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। इसके बाद आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे वो वाला सीन नहीं कि पहले से हमको डेटा साइज फिक्स करके दो, एरे वाला सीन नहीं। यहाँ क्या करता है कि आप कहीं पर भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, डायनेमिक डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डेटा के साथ साथ हम जो है ना आगे वाले जो नोड है, दूसरा जो नोड है उसका हम यहाँ पे एक एड्रेस डाल देते हैं। कैसे होता है ये देखो, ये डेटा हो गया, ये आपका जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर लिख देते हैं, एड्रेस होता है। अब यहाँ पे फिर दूसरा जो डेटा था उसका डेटा, और यहाँ पे आगे वाला जो नोड है उसका हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। अब ऐसे चलता रहेगा। अब क्या हुआ कि एक पहला नोड जो होगा उसमें डेटा खाली रहेगा, और दूसरा नोड जो रहेगा, सबसे लास्ट नोड जो रहेगा उसमें जो ये पॉइंटर है ये नल जाएगा। तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया जो आपका डेटा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और डेटा एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसमें हम कहीं से भी कहीं डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। टाइप क्या क्या होते हैं, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली क्या होता है, जो अभी आपको हम बताए कि जिसमें कि सिर्फ आगे वाले नोड का हमको पता है कि कहाँ पे है। डबली में क्या है कि भैया मान लीजिए इधर से हम जा रहे हैं, हमको तो पता है कि इस यहाँ से अब हमको कहाँ पे डेटा मिलेगा, यहाँ से कहाँ पे डेटा मिलेगा। लेकिन अगर हमको पीछे वाला डेटा देखना हो तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लीजिए हम इस डेटा पे पहुंच गए और यहाँ से कहें कि पीछे वाला पे जाना था, हमको पता थोड़ी है, हमको आगे वाला का पता है, पीछे वाला का नहीं पता। इसको बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए क्या किया गया, डबली लिंक लिस्ट बनाया गया। इसमें क्या करते हैं, गौर से देखिए, 3 डब्बे होते हैं, एक में डेटा, एक में प्रीवियस नोड, एक में आगे आने वाला जो नोड है उसका एड्रेस। इसमें आगे वाले का एड्रेस, इसमें पीछे वाला का एड्रेस कि कहां से हम आए हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हम इस पे खड़े हैं, मान लीजिए यहां से हमको पीछे जाना हो तो हम इस वाले एड्रेस पे चले जाएंगे, और आगे जाना हो तो इस वाले एड्रेस पे चले जाएंगे, दोनों चीज हो जाएगा। तो ये हो गया अपना डबली लिंक लिस्ट। फिर होता है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको हम बताएं कि लास्ट नोड का ये जो पॉइंटर है ये नल रहेगा, और फर्स्ट नोड का क्या होगा कि आपका डेटा नल रहेगा। लेकिन सर्कुलर में क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है ये घुस जाएगा यहाँ पे, मतलब कि आपस में ऐसे कनेक्शन हो गया, कोई भी नल वल वाला कहानी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए
और इसका एडवांटेज क्या है, डायनेमिक साइज। अब मान लीजिए फिक्स साइज वाला तो बात है नहीं, हमको अगर मान लीजिए बीच में कोई डेटा घुसाना हो तो हम क्या करेंगे, इस नोड को कट करेंगे, यहाँ जो एड्रेस था ये इसका एड्रेस था, अब हम यहाँ पे एक नोड बनाए, अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ डेटा डालेंगे इसका जो एड्रेस है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और ये जो एड्रेस था बस यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या होगा, कनेक्शन बन गया कि अब डेटा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ आएगा आदमी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये चीजें हो गई हमारा, लेकिन ये स्लो है, एरे के मुकाबले स्लो होता है। फिर आता है स्टैक। स्टैक का जो होता है ये होता है लास्ट इनपुट फर्स्ट। स्टैक कैसे काम करता है वो देख लीजिए। जैसे आप बिस्किट का पैकेट देखे होंगे, आपने पैकेट ऊपर से खोला और एक एक करके निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिस्किट, यहाँ पे बिस्किट, यहाँ पे बिस्किट, ऐसे करके। अब इसको गौर से देखिए, आप कभी सोचे कि ये जो लास्ट बिस्किट है ये अगर हम डालते टाइम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये सबसे पहले इसमें पैकेट में गया होगा, और जब निकाल रहे हैं तो सबसे लास्ट में निकल रहा है। मतलब गौर से देखिए, जो सबसे लास्ट में डलेगा वो सबसे पहले निकल जाएगा, जो सबसे पहले डलेगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। यही तो ये कह रहा है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। मतलब जो लास्ट में हम डाल रहे हैं ना वो पहले निकलेगा निकालते टाइम। तो यही स्टैक होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि जो लास्ट में आएगा वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ऑपरेशन क्या क्या होता है, पुश ऑपरेशन। अगर हम कोई डेटा इसमें डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुश, जब डेटा निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉप, और टॉप एलिमेंट को अगर देखना हो सबसे ऊपर में कौन सा एलिमेंट है तो इसको बोलते हैं पिक, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। अगर आपको कहीं पे डेटा लिखा रहे इस तरीके से, कोई स्टैक दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रखा हुआ है, और आपको बोले या ये खाली है, अगर आपको बोले कि पुश 10 तो इसका मतलब कि आपको इसमें 10 डालना है, फिर बोले पुश 20 तो आपको 20 डालना है, फिर बोले कि पॉप तो मतलब जो सबसे ऊपर वाला डेटा है उसको पॉप कर दिया। आप कहिएगा पॉप 10 लिखेगा, तो पॉप 10 क्यों लिखेगा, इसमें ऐसा थोड़ी कि 20 से आप डेटा निकाल सकते हैं। आपको अगर कोई डेटा निकालना है तो आप तो ऊपर से ही निकालिएगा ना, तो वहां पर सिर्फ आपको पॉप दिखेगा, ठीक है। अब चलिए क्यू पे चलते हैं। क्यू क्या है, सिनेमा हॉल का लाइन है ये, कि एक तरफ से आदमी घुसेगा, दूसरी तरफ इधर से एंट्री ले रहा है, ठीक है, ये अलग अलग आदमी खड़ा है, और यहाँ पे आपका काम हुआ, ये आप निकल गए, ये क्या हो गया, क्यू हो गया। एक तरफ से एंट्री, दूसरी तरफ से एग्जिट, मतलब जो पहले घुसेगा वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। अब इसमें ऑपरेशन क्या होता है, अगर डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं इन क्यू, डेटा रिमूव कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। अब इसके भी टाइप होते हैं कुछ कुछ। सिंपल क्यू, जो सिनेमा हॉल का लाइन होता है ये सिंपल क्यू में आता है, एक तरफ से एंट्री करवा रहे हैं दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं, बस, ठीक है, ये हो गया सिंपल क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होगा कि ये जो निकलने वाला इंसान है ना ये इधर से फिर इनपुट बनेगा, ठीक है, ये सर्किल वाला चीज, ये सर्कुलर क्यू है। एक होता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम ये नहीं देखते कि कौन पहले एंट्री लिया था वो निकलेगा, यहाँ पे देखते हैं कि उसका प्रायोरिटी लेवल क्या है। जैसे आजकल मंदिर ये सब में देखे होंगे कि वीआईपी दर्शन होता है ना, तो जरूरी नहीं कि आप लाइन में हैं कि नहीं है, लाइन में कब आप खड़े हैं, जरूरी ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप नेता होंगे तो पहले आपको दर्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो प्रायोरिटी क्यू में होती है। फिर होता है डबल एंडेड क्यू, मतलब दोनों साइड से एग्जिट कर सकते हैं, दोनों साइड से एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, आपको अभी बताए थे कि जिसमें हिरारिकल फॉर्म में चीजें होती है या ग्राफ के फॉर्म में होती है। तो ट्री जो है ये हिरारिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक रूट होता है यानी मुख्य नोड, मान लीजिए आपका दादाजी, फिर उसके पेरेंट हो और उसके चाइल्ड होगा, ठीक है, जिसको आप पेरेंट बोल सकते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे इसके भी चाइल्ड होंगे, लेकिन ये आपके लिए तो पेरेंट हो गया है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी हम बता दिए, ये आपका रूट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये आपके लिए पेरेंट हो गया, ठीक है, ये कहानी है। अब इसमें कॉमन टाइप क्या है, बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, एबीएल हो गया, हीप हो गया, ठीक है। फिर आता है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ए सेट ऑफ नोड्स होता है
वर्टिस एंड एज यानी कि कनेक्शन, नोड्स के बीच के कनेक्शन से बनी संरचना जो होता है ये आपका ग्राफ कहलाता है। इसमें टाइप होते हैं डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड, अनवेटेड। ठीक है, फिर आता है हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? टेक्निक टू स्टोर रिट्रीव डेटा क्विकली यूजिंग हैश फंक्शन। डेटा को तेजी से खोजने के लिए हैश फंक्शन का उपयोग होता है। अब ये कैसे होता है? इंडेक्स फॉर्म में काम करता है। ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हैशिंग करेंगे और उसका जो भी इंडेक्स वैल्यू आएगा उस इंडेक्स पे जाके उस डेटा को रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हैशिंग। मान लिया जाए कि 123 है, कोई हमने यहाँ पे हैशिंग का फॉर्मूला लगाया, मान लीजिए 10 से भगा दे दिए। ठीक है, 10 से भगा दिए, इसमें क्या शेष आएगा? 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इंडेक्स पे इसको करवा दिया। अगर 122 होता है तो 2 शेष आता है, हम 2 पे करवा देते हैं इस तरीके से। अब इसमें कहिएगा कि अगर मान लीजिए 112 है तो 2 पे तो हम पहले से स्टोर करा दिए, तो 112 भी 2 पे जाना चाहिए। उसमें कोल्यूजन हो जाएगा, मतलब टकराव होगा। उसको निपटने के लिए भी यहाँ पे चीजें है। ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ा चुके हैं तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर है एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब समय की जटिलता और स्थान की जटिलता। अब स्थान वाला जो वर्ड आएगा तो इसको आप समझिएगा कंप्यूटर की भाषा में मेमोरी को हम बोलते हैं स्पेस। ठीक है, अब स्थान मतलब आपके घर का जगह जमीन वाला बात नहीं होगा, यहाँ पे मेमोरी की बात होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप देख लीजिए। नोटेशन जैसे कि O1 इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम के लिए यूज होता है। वो O1 अगर दिया रहे तो मतलब ये एक फिक्स कांस्टेंट टाइम में होगा ये एल्गोरिथम। ON मतलब कि लीनियर फॉर्म में चलेगा। O log n लॉगरिथम के फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्सिटी इसका है। ठीक है, फिर होता है ON का पावर यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये चलता रहेगा। ये आपको कहीं पर भी दिख जाए कि ON का पावर क्या है तो ये आप वहां पर देखिएगा क्वाड्रेटिक जो है आपका नोटेशन यहाँ पे दिया गया है, कॉम्प्लेक्सिटी इसका है। ठीक है, एप्लीकेशन बताने की जरूरत है नहीं। अब क्या है, अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंसर्ट एलिमेंट अगर स्टैक में करना है तो पुश, ये सब तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं। अब चलते हैं DBMS में, यहाँ पे शायद हम लिखना भूल गए हैं, DBMS। ठीक है, DBMS का हम लोग करते हैं। ये क्या है? तीसरा टॉपिक हम लेके आ गए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए माइस्क्वेल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल है आजकल, MS एक्सेस हो गया जो कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी में MS एक्सेस, जैसे आप वर्ड फाइल चलाते हैं ना, एक्सेल चलाते हैं, वैसे MS एक्सेस होता है, डेटा बेस का ही ये पार्ट है ये। ठीक है, फिर है SQL सर्वर। जब बहुत पुराने टाइम में, बहुत पुराना तो नहीं, हम कॉलेज टाइम में थे तो MS एक्सेस यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाए थे। ये 2013-14 की बात है। उस टाइम तक तो अच्छा खासा MS एक्सेस चल रहा था, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं, अभी तो SQL का ही जमाना है। ठीक है, तो ये भी MS एक्सेस भी एक एग्जाम्पल है। अब डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, संबंधित डेटा का जो एक मतलब कि समूह होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। अब जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल बना लिया, यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए। इसमें हम क्या क्या करते हैं? रोल नंबर, नाम, क्लास और मार्क्स स्टोर कराते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब ये जो टेबल जो है स्टूडेंट टेबल, ये तो एक हो गया। अब हम स्टूडेंट डिटेल नाम से भी कर देंगे, उसमें क्या होगा? या मार्क्स नाम से कर देंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स कितना वो स्टोर कर रहा है वो दे देंगे, दूसरे का भी दे देंगे। तो 2-3 टेबल को अगर हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा डेटाबेस। और उसके अंदर जो सिंगल टेबल है वो तो टेबल ही कहलाएगा। फिर देखिए कंपोनेंट DBMS का क्या क्या हो सकता है? हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, जहां पर हम इस चीज को स्टोर कर रहे हैं वो क्या है? हार्डवेयर है अपना। सॉफ्टवेयर, जो आपका DBMS है वो खुद ही एक सॉफ्टवेयर है। फिर डेटा, जो कि जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवा रहे हैं वो आपका डेटा कहलाएगा। इसके बाद है यूजर, यूजर जो इस डेटा को एक्सेस कर रहा है वो आपका यूजर हो जाएगा, चाहे वो प्रोग्रामर है जो यूजर एंड पे, मान लीजिए कोई आपके वेबसाइट में आपने डेटाबेस लगा रखा है,
आपके उस डेटाबेस से आपके वेबसाइट पे चीज़ें दिख रही है तो कोई सामने वाला यूजर देख तो रहा है ना। जैसे अभी हम ऐप बनाए, उसमें भी डेटाबेस है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो कहाँ से चीज़ें हो रही है? डेटाबेस से। आप कोर्स परचेज करते हैं, वो कोर्स आपको दिखता है, वो कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है। तो एक तरीके से आप भी यूजर हो गए। फिर है प्रोसीड्यूर, मतलब रूल्स और इंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज़ है, ये प्रोसीड्यूर में आता है। अब डिफरेंस समझते हैं, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? पहले डीबीएमएस से पहले फाइल सिस्टम चलता था और अभी भी है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों जो है डेटा कैसे स्टोर करता है इस पे बात करें तो ये क्या करेगा, फाइल सिस्टम सेपरेट फाइल इंस्टॉल करेगा, मतलब स्टोर करेगा। जैसे आपका ये मान लीजिए ये जो है ये फाइल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो कहाँ गया भैया, जो अभी आपको दिखा है ब्राउजर में, जो आप फाइल फोल्डर ये सब बनाते हैं, ये फाइल सिस्टम है। और डीबीएमएस सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, वहां सिर्फ डेटा रहता है, ठीक है। रिडंडेंसी यहाँ पे हाई होता है, मतलब कि बार बार एक ही डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मान लीजिए एक फाइल एक फोल्डर में कर दिए, बहुत मान लीजिए 100-150 फाइल, आप कितना ढूंढिएगा, तो फिर वही फाइल दोबारा बन गया। लेकिन यहाँ पे रिडंडेंसी बहुत कम होता है, क्योंकि हम एक क्वेरी से चीज़ें पता कर सकते हैं कि भैया ये है कि नहीं। सिक्योरिटी लेवल इसमें लेस है, डीबीएमएस में बहुत हाई लेवल का सिक्योरिटी है। बैकअप, मैनुअल बैकअप रखना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं चीज़ें। डीबीएमएस में डेटा शेयरिंग इसमें डिफिकल्ट है, इसमें इजी है। ये चीज़ हो गया। अब एडवांटेज क्या है डीबीएमएस का? वही रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी है, इंक्रीज डेटा कंसिस्टेंसी है, सिक्योरिटी इंप्रूव है, इसमें प्राइवेसी आप कर सकते हैं, इजी डेटा शेयरिंग है, बैकअप रिकवरी है, ये सारा कुछ इसका एडवांटेज हो गया। अब मॉड्यूल क्या क्या होता है डीबीएमएस में? एक होता है हिरार्किकल मॉड्यूल, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये हिरार्किकल मॉड्यूल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिएगा एक बार एक नज़र से, जिससे कि आपको चीज़ें वहाँ पे पता चल जाए। फिर एक होता है नेटवर्क, ठीक है। ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये नेटवर्क होता है, ये आईडीएमएस इसका एग्जाम्पल है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जो मोस्टली वेबसाइट में यूज होता है, वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि टेबल के फॉर्म में डेटा रखता है। अब गौर से देखिएगा, जैसे अभी आपको टेबल दिखाए थे, यहाँ पे है आईडी, ठीक है, नेम और क्लास, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तीन आईडी, नेम और क्लास, ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरा नाम है LK, सॉरी 1 नंबर आईडी, नाम LK, और यहाँ पे क्लास मान लीजिए बीटेक। यहाँ दूसरा है मान लीजिए आपका सोनू, 2 नंबर आईडी सोनू, और वो है BCA। तो ये जो अलग अलग हैं ये आपका रो हो जाएगा, ठीक है, रो कॉलम समझ गए। अब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट विद एट्रीब्यूट्स, ये क्या है एग्जांपल, OODBMS, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान नहीं लगाना, बट एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। मोस्टली जो चीज़ें यूज होती है वो रिलेशनल डेटाबेस का ही हम लोग करते हैं। फिर रिलेशनल मॉडल, डेटा स्टोर इसमें कैसे होता है, अभी आपको बताया टेबल के फॉर्म में होता है। जो प्रत्येक डेटा होता है अलग अलग, वो रो कहलाता है, और उसका दूसरा नाम टपल भी होता है। जो ऊपर से आप देखते हैं नेम है, आईडी है, रोल नंबर है, ये जो चीजें होती है ये होता है कॉलम, इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नीचे, चलिए अब देखते हैं की। डीबीएमएस में की क्या है? तो की का बहुत बड़ा रोल होता है डीबीएमएस में। की से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है भाई? प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसको कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे किसी क्लास में यूनिकली बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को जानने के लिए कि ये बच्चा एक पर्टिकुलर है, मान लीजिए नाम से एक ही नाम के 4 बच्चे हैं, उसको यूनिकली कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक रोल नंबर देते हैं। तो ये हमारा हो गया रोल नंबर प्राइमरी की, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया, कहानी खत्म। अब दूसरा आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो होता है जो एक, मान लीजिए एक बच्चे का 5-6 डेटा हम रखे हुए हैं, एक ही बच्चे का। जैसे मेरा नाम है LK,
मेरा रोल नंबर हो गया 121, मेरा आधार नंबर मान लीजिए समथिंग कुछ हो गया, ये भी यूनिक ही होता है, 12 डिजिट का कुछ यूनिक नंबर हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए, 3 चीजें हैं, मेरा नाम है, रोल नंबर है और आधार नंबर है। अब इसमें 2 ऐसे जगह हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, दोनों को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। गौर से देखिएगा, रोल नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि ये भी यूनिक होगा, और आप आधार नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। दोनों में एबिलिटी औकात है प्राइमरी की बनने की, ठीक है। तो ऐसे फील्ड जो कि खुद में औकात रखते हैं प्राइमरी की बनने का, वो सारे फील्ड क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट की कहलाते हैं, ठीक है। अब उसी कैंडिडेट की से हम किसी एक को प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है अल्टरनेट की, मतलब कि यहाँ पे 2 हमारे पास प्राइमरी की बनने की औकात रख रहा था, उसमें से एक रोल नंबर को हम क्या बना दिए? प्राइमरी की बना दिए। तो जो बाकी के बच गया, अगर मान लीजिए कहीं पे 3 यूनिक चीजें हैं, उसमें से एक को प्राइमरी की बनाएंगे और हमेशा प्राइमरी की सिंगल ही होगा, ऐसे नहीं कि 2-2 फील्ड को हम प्राइमरी की बना दे, होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में एक प्राइमरी की बनने के बाद जो बाकी के कैंडिडेट की बच गए हैं, यूनिक फील्ड बच गए हैं, वो होते हैं हमारे अल्टरनेट की, ठीक है। की समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जब हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा को, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉरेन की। मतलब कि 2 टेबल को लिंक करते हैं एक यूनिक फील्ड से, उसको बोलते हैं फॉरेन की। मान लीजिए यहाँ पे हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, अब क्या है कि एक दूसरा टेबल बनाए और उसमें ना हर स्टूडेंट का हम मार्क्स डाल रहे हैं। इसमें क्या डिटेल डाल रहे थे, इसमें मार्क्स डाल रहे हैं। अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फिर अगर नाम हम डालना स्टार्ट कर देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सोनू कौन सा मोनू का है? क्योंकि 4 सोनू है, 4 मोनू है। तो वहां पे क्या करेंगे, हम इसका जो प्राइमरी की था ना उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सिंगल हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, अच्छा इस प्राइमरी की, ये प्राइमरी की क्योंकि ये यूनिक है रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर अगर हम डाल देते हैं इस टेबल का, वो हो जाएगा इस टेबल के लिए फॉरेन की। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इस टेबल के प्राइमरी की से लिंकिंग है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉरेन की। फिर होता है कंपोजिट की, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए यहाँ 3 कितने फील्ड है? 1 2 3 4 फील्ड हो गए मान लो। तो इसमें अलग अलग जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे फील्ड के, वो सब हमारे क्या होंगे? कंपोजिट की होंगे। समझ गए? फिर आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट आपको बताते हैं। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिमूव रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा को हटाने का जो तरीका होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये क्या कैसे होते हैं? इसमें 3 तरीके के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मेनली 3 तरीके के होते हैं। इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है? एटॉमिक वैल्यू, मतलब नो रिपीटेटिंग ग्रुप, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है? नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसको डिटेल में आप डेटाबेस वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में बता दिए। अगर आप नहीं पढ़े, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एक फुल जो है ना पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं मेन टॉपिक का, जिससे चीजें एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? अब आता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है भैया? ये है डेटाबेस से संवाद करने की भाषा, मतलब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की जो लैंग्वेज होता है। अब ऐसा तो है ना डेटाबेस को बोलेंगे भाई लोकेश नाम का या एलके सर का पूरा डिटेल निकाल कर दे दो, इस फलाने टेबल में है, ऐसे देगा? उसको कुछ बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर की भाषा में। तो वो चीजें जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज। अब इसका कैटेगरी क्या क्या है? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं, चीजें बनाते हैं, जैसे हमको डेटाबेस बनाना हो, टेबल बनाना हो, ये चीजें यहाँ पे होती है, बनाते हैं और उसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। दूसरा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन, मतलब कि अब चीजें बन गई, डब्बा बन गया, उस डब्बे में जब डेटा डालेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो जो चीज होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल के अंदर आता है। फिर होता है डीसीएल,
मतलब कंट्रोलिंग पावर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कि हमको ये जो डेटा है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, एक्सेस देने वाली चीजें। तो ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। फिर होता है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कि कमिट रोलबैक इसका कमांड होता है। ठीक है, ये मोस्टली जो ट्रांजेक्शन वाले जो पार्ट होते हैं कि डेटा कमिट किए, सक्सेस हो गया तो कमिट हुआ, नहीं तो अगर मान लीजिए बीच में कोई प्रोसेस अटक गया तो वो फिर रोल बैक कर लेगा डेटा, क्योंकि जहां ट्रांजेक्शन की बात होगी तो बहुत सिक्योर चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से बताए थे, कई बार ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देंगे, बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल देके बता चुके हैं आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट वाला चीज बता ही दिए, फिर भी एक बार बताते हैं। प्राइमरी क्या होता है? यूनिक प्लस नॉट नल होता है। ये फील्ड कभी भी नल नहीं हो सकता आपका टेबल में। फॉरेन की क्या होता है? मेंटेन रिलेशन करता है, दो टेबल के बीच का रिलेशन आपको बताएंगे। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर यूज कर रहे हैं तो वो फॉरेन की के तौर पे यूज होगा। यूनिक क्या होता है? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता। ये सब टेबल में हम लोग डिफाइन करते हैं कंस्टेंट के तौर पे। जब आप टेबल बनाएंगे तो वहां पे ऑप्शन रहता है। अगर अभी मेरे पास नहीं, अभी माइस्कल खुला नहीं है, आपको दिखा देते हैं। चेक क्या होता है? कंडीशन बेस्ड वैलिडेशन लगता है। डिफॉल्ट क्या होता है कि एक डिफॉल्ट वैल्यू हम वहां फिक्स कर देते हैं, कुछ ना तो ये वैल्यू तो रख ही लेना। फिर है नट नोट नल, मतलब कि इस फील्ड का वैल्यू नल नहीं जा सकता है, ये हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट निपटाते हैं। फिर आता है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या होता है? डेटाबेस का डिजाइन स्ट्रक्चर जो होता है ना, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन जो करते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है? अब देखिए, कंपोनेंट क्या क्या होगा? एंटिटी मतलब इकाई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इकाई मतलब सबसे छोटा वाला पार्ट, जैसे स्टूडेंट हो गया आपका। एट्रीब्यूट्स क्या होगा? अब उस स्टूडेंट के क्या क्या पार्ट है, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ये सारा कुछ। अब रिलेशनशिप मतलब कि बीच में जो संबंध स्थापित करेंगे वो चीज हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप में। ठीक है, इसके बाद होता है ट्रांजेक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टी। अब एसिड प्रॉपर्टी को ज्यादा मत समझिए, सिर्फ इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। मतलब ए से होता है एटोमिसिटी, ऑल और नथिंग। सी से कंसिस्टेंसी मतलब वैलिड स्टेट में। आई से आइसोलेशन, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होगा। डी से ड्यूरेबिलिटी मतलब चेंज परमानेंट आफ्टर कमिट। ठीक है, अब समझिए, एटोमिसिटी मतलब ऑल और नथिंग, या तो पूरा होगा या तो नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब वैलिड स्टेट रहेगा। आइसोलेशन मतलब इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ भी कपलाबाजी होगा, वो एकदम सिंगल ट्रांजेक्शन के तौर पे देखा जाएगा। फिर है डी ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट चीज, अगर आप एक बार आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो वो परमानेंट रहेगा। सिस्टम क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा रहेगा। अब क्या है? डीबीएमएस यूजर, जैसे एक हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गया, एंड यूजर हो गया, और सिस्टम एनालिस्ट। इन सब की इतना कोई नीड है नहीं। ठीक है, इसको तो साइड में रखिए। इतना ही डीबीएमएस का पार्ट है। मेन जो पार्ट था वो आपका की वाला पार्ट था। की वाला अच्छे से समझ गए तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स को सीधा आसान शब्दों में समझे तो क्या है कि अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ने का जो तरीका है, जो नेटवर्क है, जो जाल हमने बिछा रखा है कंप्यूटर को जोड़ने का, वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। बस इतना समझिए। अब जैसे एक स्कूल है, उसमें 50 कंप्यूटर है, 50 आपस में जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़ा हुआ है? लैन से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? इंटरनेट के थ्रू। ऑफिस वाईफाई से कुछ चीजें जुड़ रहा है तो वो भी एक नेटवर्क हो गया। ये सारा कुछ नेटवर्क का पार्ट है। अब है कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। क्या क्या हो गया? नोड्स मतलब कि डिवाइस। अब कौन कौन से डिवाइस होते हैं? कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारा कुछ। लिंक मतलब कि जो ये डिवाइस है इसको आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो लिंक करता है। जैसे केबल से जोड़ रहे हैं हम, वाईफाई से जोड़ रहे हैं, ये सारा कुछ क्या होगा? लिंक हो गया। फिर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब एनआईसी, हार्डवेयर फॉर कनेक्टिंग डिवाइस टू नेटवर्क। मतलब कि आपके कंप्यूटर में कोई तो एक हार्डवेयर सिस्टम लगा होगा जो कि आपके इंटरनेट को उससे कनेक्ट करता है, या कोई भी ब्लूटूथ का कुछ तो लगा होगा जिससे कि आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं।
हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते, कैसे करते, कुछ तो हार्डवेयर सिस्टम होगा जो कि उसका नेटवर्क को कैच करता है। ये क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। फिर होता है स्विच और हब, ये क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करवाता है। राउटर, राउटर क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, राउटर से कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं, जैसे लैन टू इंटरनेट। फिर होता है मॉडम, पहले यूज करते थे हम लोग कि सिम लगा देते थे, वो वाला, मतलब कि डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। टाइप ऑफ नेटवर्क, पान मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इसका कवरेज कितना होता है, कुछ ही मीटर तक होता है। जैसे ब्लूटूथ यूज करते थे पहले, वो एक मतलब कि एक सिंपल सा एक रेंज होता था 5-6 मीटर का, उसके अंदर ही वो काम करता था, पहले ट्रांसफर करते थे ना ब्लूटूथ से। फिर आया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में लैन नेटवर्क से सबकी पीसी कनेक्टेड रहती है, ऑफिस में, ठीक है। फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब सिटी लेवल पे चीजें, केबल टीवी पुराना वाला, आजकल तो सब जियो का लगा रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम लगा रहा है, ये सब। लेकिन पहले जो केबल वाला चलता था वो क्या होता था, एक एरिया को कवर करता था, वो क्या हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन कहलाता। फिर है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे देश वर्ल्ड को जोड़ता है, ये हमारा इंटरनेट भैया है जिससे आप हमको देख रहे हैं। फिर आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, डिवाइस को कनेक्ट करने का फिजिकली जो लॉजिकली कनेक्टेड है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये चीज बताती है, ये हमारा टोपोलॉजी। कैसे कि मान लीजिए जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक ऐसा तार है, इससे यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर ऐसे जुड़ा हुआ है कि एक बीच में एक बड़ा कंप्यूटर है, उससे तार लगा के आप जोड़े हुए हैं अलग अलग कंप्यूटर को। जो ये अलग अलग तरीके हैं जोड़ने के, ये टोपोलॉजी कहलाता है। समझते हैं कैसे। एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कैसे होता है, जैसे बस का रूट होता है ना, सड़क है और जगह जगह बस स्टॉप बना हुआ है, ये सड़क है, रोड है और जगह जगह बस स्टॉप है कि फलाना बस स्टॉप, चिलाना बस स्टॉप। अब क्या है, ये बस स्टॉप जो है आपका कंप्यूटर है और ये जो है ये वो सड़क जो है वो वायर है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है बस टोपोलॉजी। मतलब सिंगल केबल जो है ये आपका मेन तार है और इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। एडवांटेज क्या है, इंस्टॉल करना इजी होता है, एक तार से सब जुड़े हुए हैं। लेकिन डिसएडवांटेज, अगर बीच से कट हो गया तो मतलब एक यहाँ कनेक्शन कट हुआ तो सारे इसके आगे वाले जितने थे सब गया। फिर है स्टार। स्टार क्या करता है, सेंट्रल एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, और उससे अलग अलग सबके लिए अलग हम एक वायर दे देते हैं और वो जुड़ जाता है। ये होता है सेंट्रल हब। ये भी इजी टू मैनेज है, लेकिन अगर ये सेंट्रल वाला गया तो आपका सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, सभी कंप्यूटर का नेटवर्क खत्म हो जाएगा। फिर आता है रिंग। रिंग कैसे होता है भाई, सर्कुलर, एक सर्किल बना दिए, ठीक है, एक सर्किल का वायर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर, मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं सब, ठीक है, इक्वल एक्सेस है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर खराब हो गया तो आगे वाला सारा का नेटवर्क खत्म है ना, तो ये इसमें भी दिक्कत है। मेश क्या होता है, मेश है जैसे 5 कंप्यूटर है, 1 2 3 4, 4 ही मान लेते हैं। अब ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, 3 तार इससे निकल गए। ये क्या करेगा, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी 3 तार। मतलब हर कंप्यूटर से मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर जितने मान लीजिए टोटल जितने भी आपके नेट कंप्यूटर है ना, n-1 कनेक्शन हर कंप्यूटर रखता है। अगर 4 कंप्यूटर को आपस में मैश से हमको जोड़ना है तो हमको एक कंप्यूटर से कितने कनेक्शन जुड़ेंगे, n-1, मतलब 4-1, 3 उसको तार निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या रिलायबल है, क्या ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है। एडवांटेज ये है कि अगर इस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फायदा ये है कि एक कोई फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क कभी भी आपका फेल नहीं होगा। लेकिन इतना महंगा हो जाएगा, छोटे 5-6 कंप्यूटर के लिए तो ठीक है, लेकिन हजारों लाखों कंप्यूटर को जोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े नेटवर्क के लिए पॉसिबल नहीं। ट्री हिरारिकल फॉर्म में होता है, स्केलेबल है, रूट फेल्यूर इफेक्ट ऑल, मतलब इसका जो मेन हिरारिकल में कैसे होगा, ये रूट है,
इसके 2 बच्चे, ठीक है, या 3 बच्चे, अब उनके भी 3, MLM वाला कहानी हो गया भैया, ये वाला चीज। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम गया तो सब गया, मतलब कंपनी भाग गई तो सब भाग जाता है ना, पैसा गया, जय जय, तो वो वाला चीज इसमें है। फिर होता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या है भाई? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है? डेटा एक ही तरफ से ट्रांसमिट होगा, एक ही तरफ से जाएगा। जैसे अगर आप टीवी देखते हैं तो क्या आप टीवी में देखते टाइम कुछ भेज सकते हैं क्या सामने वाले को? नहीं, जो वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वही आप देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल रेडियो। तीसरा एग्जाम्पल मॉनिटर, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कीबोर्ड है, क्या कीबोर्ड से जब प्रेस करते हैं तो वो इनपुट देता है? क्या कंप्यूटर आपका कीबोर्ड को कोई इनपुट दे सकता है? नहीं देता है। तो ये क्या हो गया? सिंप्लेक्स हो गया कि एक ही तरफ से डेटा जाएगा। हाफ डुप्लेक्स, ये क्या होता है कि डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक टाइम में एक तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ से होगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल की बात करें तो आपका वॉकी टॉकी मूवी में देखे होंगे, हेलो फलाना ढिमकाना बोल के उसके बाद ओवर करता। ओवर का मतलब है कि अब सामने वाला बोलना बंद कर रहा है, अब दूसरा जो आदमी जो सुन रहा था वो अब बोलेगा, फिर वो जब ओवर करेगा तब दूसरा फिर बोलेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है वॉकी टॉकी वाला, ये हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स मतलब टेलीफोन पे जो हम लोग बात करते हैं, ये फुल डुप्लेक्स है, मतलब वो दोनों तरफ से एक टाइम में हम चीजें बोल सकते हैं। जब लड़ाई करते हैं तो कैसे करते हैं? सामने वाला बोल रहा है, उसमें फिर हम उसका सुन भी रहे हैं और उसको जवाब भी दिए जा रहे हैं। दोनों तरफ से चीजें आपस में टकरा रही है, लेकिन टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें जा रही है। ये जो है ये फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, फिर है नेटवर्क डिवाइस, वही हब। हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइस, मतलब एक हब है, यहां से सभी डिवाइस को डेटा ब्रॉडकास्ट हो रही है। स्विच, सेंड डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस, मतलब ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिवाइस में डेटा भेजता है मैक एड्रेस के थ्रू। फिर है राउटर, कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। ब्रिज क्या करता है? पुल का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। गेटवे, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। रिपीटेटर क्या है? नेटवर्क को जो है बूस्ट करता है, वीक सिग्नल अगर है तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। फिर है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में 2 टाइप के मीडिया होते हैं, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड मतलब ये जो तार वाला जो सिस्टम है ना, वायर्ड मीडिया, ये होता है गाइडेड में। अब इस गाइडेड में भी अलग अलग चीजें हैं, 3 तरीके के यहाँ पे एग्जांपल दिए, और भी है। जैसे 3 तरीके, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर जो टेलीफोन लाइन तार होता है कि 2 तार आपस में ऐसे मुड़े हो, मतलब कि आपस में राउंड ऐसे ट्विस्ट होते हैं, ये ट्विस्टेड केबल टेलीफोन लाइन में यूज होता है। कोएक्सियल केबल जो टीवी का केबल होता है, केबल वाला जो होता है, उसको आप देखे होंगे, रुक जा रहे चाचा, उसको आप देखे होंगे, वो कैसे रहता है? एक ऐसा, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वायर है काला कलर, इसके बीच में ना यहाँ पे एक लंबा सा आप देखे होंगे, एक मेन ये रहता है, और इसके साइड में ना थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, रुई टाइप का कुछ रहता है, देखे होंगे। ये कोएक्सियल मतलब बीच वाला एक मेन तार होता है, ये डिश वाला तार होता है, ठीक है, इसको कोएक्सियल बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल हाई स्पीड इंटरनेट में यूज होता है। अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया, इसमें तार की जरूरत नहीं पड़ती, ये वेब वाला सीन हो गया, वायरलेस वाला हो गया, जिसका एग्जांपल रेडियो वेव, वाईफाई हो गया, माइक्रोवेव सैटेलाइट लिंक हो गया, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वाला जो है, ठीक है, ये सारा कुछ अनगाइडेड मीडिया है। फिर आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है भाई? प्रोटोकॉल आर रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। जैसे हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है, वैसे ही नेटवर्क के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, डेटा कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। जैसे टीसीपी आईपी, ये क्या है? फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या काम है इसका भाई? इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है वो इसी के थ्रू होता है। फिर होता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहाँ यूज करता होता है? जब हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, सर्च करते हैं, कुछ इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं, तो वहां पे चीजें HTTP के थ्रू होती है। अब इसी में अगर SSL लग जाता है, सिक्योर हो जाता है, तो इसका हो गया HTTP सिक्योर, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये भी
सिक्योर वेब कम्युनिकेशन, ये भी वेब ब्राउजिंग ही है लेकिन सिक्योर जो है उसके लिए यूज हो गया। फिर आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि फाइल शेयरिंग के लिए हम चीजें यूज करते हैं। फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस चीज के लिए यूज होगा, तो फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाएगा। फिर है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कहाँ यूज होता है, ये मेल सेंड करने के लिए यूज होता है। अब मेल रिसीव करने के लिए क्या होता है वो भी देख लीजिए, वो होता है POP3 और IMAP। अब इसको फुल फॉर्म देखते हैं। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, SMTP तो सेंडिंग मेल, मतलब मेल सेंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन जब मेल सेंड करेंगे तो कोई रिसीव तो करेगा, तो रिसीव करने के लिए रिसीविंग मेल जो होता है वो POP3 या IMAP से हम लोग रिसीव करते हैं। फिर आता है DNS, ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब कन्वर्ट डोमेन टू IP एड्रेस। ठीक है, जैसे मेरा है lksat.live, या अभी जो हम नया वेबसाइट आया है उसका अलग डोमेन है। सबको DNS क्या करता है, IP में, ठीक है, कन्वर्ट डोमेन टू IP कर देता है। मतलब आप उस नाम को, कंप्यूटर तो आपके नाम से नहीं जानता ना, वो आपका, जैसे स्कूल में एक ही नाम के 4 लोग हैं तो उसकी ID से जानेगा, ठीक है, या ऑफिस में है तो ID से जानेगा, तो कंप्यूटर को ID से मतलब है। उसी तरीके से यहाँ पे जो डोमेन है उसको नाम से लेना देना नहीं है, उसके IP से लेना देना है। तो DNS क्या करता है, डोमेन को IP में कन्वर्ट कर देता है। फिर है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, असाइन IP ऑटोमेटिकली, मतलब IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ठीक है, इतना कहानी खत्म। अब आता है OSI मॉडल, ये क्या होता है भैया, ये है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, मतलब यूजर से लेकर सिस्टम तक के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उस कनेक्शन में जो चीजें हो रही है वो OSI मॉडल के थ्रू चीजें हो रही है। उसमें कितने लेयर है, 7 लेयर है। सभी लेयर का अलग अलग फंक्शन है, सभी लेयर कुछ ना कुछ अलग अलग काम करता है, तभी यूजर से लेकर सिस्टम तक चीजें कम्युनिकेट हो रही है। अब देखिए अलग अलग लेयर, लेयर नंबर 7वां, ये है एप्लीकेशन लेयर, मतलब जो यूजर देखता है वो एप्लीकेशन लेयर होगा, यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ क्या होता है, HTTP FTP जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है। छठा लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, ये क्या करता है, डेटा फॉर्मेटिंग इंक्रिप्शन करता है, जैसे JPG SSL, ये सब किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंटेशन लेयर का एग्जाम्पल है। फिर हो गया सेशन, ये क्या करता है, सेशन मैनेजमेंट करता है। नेट बायोस, ये उसका एग्जाम्पल, ये 5वां लेयर है। चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी करता है, यानी भेजने भेजने का काम जो है, ये कौन सा है, TCP UDP, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर, जो कि राउटिंग पाथ डिसाइड करके देता है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, IP हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर है डेटा लिंक लेयर, फ्रेम फॉर्मेशन एरर डिटेक्शन, मतलब कि कुछ डेटा रह तो नहीं गया, ये सब डिटेक्शन कहाँ होगा, ये डेटा लिंक लेयर पे होगा। इसका एग्जाम्पल मैक एड्रेस हो गया। फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन ऑफ बिट, मतलब केबल और सिग्नल जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए 10वां पॉइंट है IP एड्रेस, ये क्या होता है, यूनिक नंबर असाइन टू ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में हर डिवाइस को एक विशिष्ट संख्या दी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस। अब टाइप IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो होता है वो होता है 32 बिट का, याद रख लीजिएगा, कई बार पूछता है। IP वर्जन 6 होता है 128 बिट का। ठीक है, अब प्राइवेट IP भी होता है और पब्लिक IP भी होता है। प्राइवेट IP मतलब लैन केबल में जो यूज करते हैं वो पर्सनली वाला सीन, एक ऑफिस के लिए, वो हम हो जाता है प्राइवेट IP। और पब्लिक IP मतलब इंटरनेट पे चीजें। ठीक है, इंटरनेट पे आप अपना जो ये प्राइवेट IP है वो दीजिएगा तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्राइवेट वाला IP तो हर इंसान वही IP यूज करता होगा। यहाँ पे फॉर्मेट भी देख लेते हैं, जैसे आपका सिस्टम का कुछ एक IP पर्टिकुलर है, आपने मैनुअली बना रखा है, जैसे 192.168 समथिंग। ठीक है, हो सकता है ये तो आप अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हैं ना, दूसरा कंप्यूटर भी इसी तरीके का कुछ IP यूज कर रहा होगा। अगर ये पब्लिक में चला जाए तो कैसे अलग अलग होगा,
वहां तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो पब्लिक आईपी अलग है, जैसे मेरा lksat.live जो वेबसाइट है उसका आईपी अलग होगा, उसमें जैसे एक डिजिट आप चेंज कीजिए, लाइव lksar.live की जगह इन कर दीजिएगा, उसका आईपी अलग हो जाएगा। मतलब कि हर वेबसाइट का अलग आईपी होगा, ठीक है, हर नेटवर्क का एक अलग पर्टिकुलर आईपी होगा, ये पब्लिक आईपी कहलाता है। मतलब इंटरनेट पे जो भी चीज है वो पब्लिक आईपी है। फिर होता है मैक एड्रेस, ये क्या होता है, यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये क्या था, आईपी क्या था, ये यूनिक नंबर असाइन टू ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में ये चीज असाइन किया गया था, ठीक है, हर नेटवर्क पे एक यूनिक नंबर असाइन किया गया था। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो कहां पे, हार्डवेयर लेवल पे चीजें हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देखोगे 12 हेक्साडेसिमल नंबर से ये मिलके बनता है, ठीक है। ये कहाँ रहता है, डेटा लिंक लेयर यानी लेयर नंबर 2 पे होता है। फिर है स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ होता है, जैसे टेलीफोन कॉल जो होता है ये डेडिकेटेड पाथ पे काम करता है। पॉकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा डिवाइड इनटू पॉकेट, मतलब कि छोटे छोटे पॉकेट में डिवाइड हो गया, तो ये कहाँ पे होता है, इंटरनेट पे होता है चीजें। मैसेज स्विचिंग, इंटायर मैसेज स्टोर देन सेंड, मतलब कि पूरा का पूरा जो मैसेज है वो स्टोर होगा उसके बाद सेंड होगा। ये कहाँ होता है, ईमेल से। ऐसा तो है नहीं कि चीजें पार्ट बाय पार्ट में मेल आपका जाएगा, यहाँ पे एक साथ ही मेल जाएगा, तो ये चीज कहाँ होगा, ये मैसेज स्विचिंग में होगा। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन मोटिव क्या है, कि जो आप चीजें यूज कर रहे हैं एक नेटवर्क में, एक इंटरनेट पे, उसमें सिक्योरिटी प्रदान करना, मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस रोकना, कोई आपके डेटा को बिना आपके परमिशन के यूज ना कर ले, कोई डेटा में कोई खराबी ना उत्पन्न कर दे, कोई चीज आपको बिन बात के भेज के आपका डेटा क्रैश ना करवा दे, ये सारा कुछ ये नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। टेक्निक क्या क्या होता है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ठीक है, एक दीवार की तरह काम करता है, फिल्टर करता है चीजों को। इनक्रिप्शन, मतलब डेटा को एक अलग ही लैंग्वेज में इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि बीच में कोई उस डेटा को अगर किसी को मिल भी जाता है, कोई हैक भी कर लेता है, तो वो पढ़ ना पाए। एंटीवायरस, कोई भी वायरस हो गया, इन सब चीजों को रोकने का काम करता है। ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यूजर आईडी जैसे पासवर्ड है, ये सब चीज ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है, कि मान लीजिए अगर गलत पासवर्ड डालेगा आपको खुलेगा नहीं, तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। वीपीएन, ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब कि है तो पब्लिक नेटवर्क ही, लेकिन उसमें आपके लिए एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना दिया गया है। वो प्राइवेट पूरी तरीके से है नहीं, लेकिन आपके लिए वर्चुअली एक प्राइवेट नेटवर्क है लेकिन पब्लिक में ही। अगर कोई पुलिस वाला चाहे तो आपका निकाल सकता है, आप कितना भी वीपीएन यूज कर लीजिए उसको पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक लेयर तक वो आपके लिए वर्चुअली प्राइवेट है, ठीक है। चलिए, ये चीज हो गया। अब इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, जैसे बैंडविड्थ, ये क्या होता है, डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी होती है। लेटेंसी, मतलब कि डेटा ट्रांसफर जो कर रहे हैं उसमें जो डिले हो रहा है उसको लेटेंसी बोलते हैं। थ्रूपुट, मतलब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिटेड जो हो रहा है उसको हम लोग थ्रूपुट बोलते हैं। पिंग, मतलब कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एक कमांड होता है, जिससे कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तो पिंग करके हम चेक करते हैं कनेक्टिविटी हुआ या नहीं। जिटर होता है वेरिएशन इन सिग्नल डिले में, मतलब सिग्नल का जो डिले हो रहा है उसमें वेरिएशन जो होता है उसको जिटर बोलते हैं, ठीक है। अब है अगला छोटा छोटा टॉपिक लेते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब सर्वर पे चलता है, उपयोग करता है इसे ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पे एक्सेस करता है। मतलब वेबसाइट की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो जीमेल हो, फेसबुक हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग वाला पोर्टल हो, ये सब कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, गौर से देखिएगा। पर्पस क्या रहता है वेबसाइट का, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वेबसाइट। लेकिन वेब एप्लीकेशन क्या करेगा, यूजर का इंटरेक्शन करेगा। अब आप कहिएगा कि फेसबुक क्या है, फेसबुक एक तरीके से वेब एप्लीकेशन है, लेकिन किसी कंपनी की स्टैटिक वेबसाइट जहां पर सिर्फ उसका डिटेल है कि ये कंपनी क्या करती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है,
वो चीज़ है, इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो आपकी हो जाएगी वेबसाइट। जैसे विकीपीडिया, विकीपीडिया का जो एग्जाम्पल है वो वेबसाइट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कहिएगा हम आईडी बना के डेटा को चेंज करते हैं लेकिन वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो जब तक वेरीफाई नहीं होता तब तक चेंज नहीं होता, तो इंटरेक्शन लेवल बहुत कम है, ठीक है ना। अगर विकीपीडिया को आप साइड भी रख दे तो एक स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मेरी कंपनी का हम 2 पेज का वेबसाइट बनाए, एक पेज पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, एक पेज पे मेरा होम सेक्शन में हम अपना क्या क्या काम करते हैं वो है, तो उस पर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो आपका वेबसाइट हो जाएगा। लेकिन हम आपका जो एग्जाम पोर्टल बना के दिए हैं वो क्या था, वो वेब एप्लीकेशन था, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए वेब एप्लीकेशन का, जैसे जीमेल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अब यूजर लॉगिन, वेबसाइट में यूजर लॉगिन जरूरी नहीं है, लेकिन वेब एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होता, नहीं तो कोई भी किसी का डेटा उड़ा देगा। डेटा स्टोरेज, ये स्टैटिक वेबसाइट जो डेटा स्टोर करता है स्टैटिक लेवल पे करता है, वेब एप्लीकेशन में डायनेमिक, अभी एकदम सेकंडों में डेटा चेंज हो जाएगा, आप एंटर मारिएगा चेंज हो जाएगा अलग अलग सब जगह। फिर है आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन, इसमें 3 टायर आर्किटेक्चर यूज होता है। जैसे एक हो गया प्रेजेंटेशन लेयर जो कि क्लाइंट साइड पे होता है, मतलब जो यूजर देख रहा है वो क्लाइंट साइड है, यूजर इंटरफेस को हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक, ये क्लाइंट साइड होता है। इसमें क्या यूज होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है ये यूजर लेवल पे है, ठीक है, जो यूजर को दिखाई दे रहा है, ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर क्लाइंट साइड। दूसरा सेकंड लेयर है एप्लीकेशन लेयर जो कि सर्वर साइड पे होता है, ठीक है, जो लॉजिक और प्रोसेसिंग वाला काम है, जैसे कि PHP जावा पाइथन, ये यूजर को नहीं दिख रहा, ये इंटरनली चीजें हो रही है, ठीक है। तीसरा लेयर है डेटाबेस लेयर जिसमें कि डेटा स्टोरेज वाला काम है, जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया, ये सारा कुछ आजकल डेटा स्टोर करके रखता है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, कोड चलाएगा, डेटाबेस से डेटा लेगा और क्लाइंट साइड पे यानी यूजर लेवल पे दिखा देगा। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका वेब एप्लीकेशन का। फिर है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, अभी आपको बताएं कि क्लाइंट साइड मतलब यूजर को जो दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या क्या मोस्टली यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, जो कि किसी भी वेबसाइट में अगर आप डिजाइनिंग वाला चीज कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस दिखा रहे हैं, तो वहां पे HTML यूज होता ही है, ठीक है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप ये जो है कॉमन टेक्नोलॉजी है जो कि फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस पे यूज होता है। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज है, CSS क्या है, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी बनाता है और रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए बूटस्ट्रैप यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल स्ट्रक्चर जैसे कि H1 वेलकम वाला जो ये टैग वैग हम बता दिए थे, ये HTML का पार्ट है, उसका कलर कौन सा होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, ये आप CSS से डिफाइन करते हैं। बटन हो गया, फॉर्म हो गया, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट से जो क्लिक विलिक करवाते हैं ये जावास्क्रिप्ट से करवाते हैं। और वेबसाइट में भी खोल, मतलब कि PC में भी खोल रहे हैं वेबसाइट को, मोबाइल में भी खोल रहे हैं, तो ऐसे फैल नहीं रहा, फैलने का मतलब कि खराब नहीं दिख रहा, एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया, वो सारा चीज कैसे होगा, मोबाइल फ्रेंडली रहेगा तब होगा, वो कैसे होगा, बूटस्ट्रैप से होगा, ठीक है। अब क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा, नोड.js, ASP, .NET, ये सब जो नाम सुने होंगे ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कोई भी आपको दिख जाए ऑप्शन में तो मार दीजिएगा, सबका अलग अलग अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर है डेटाबेस इन वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस कौन कौन सा यूज होता है, अभी आपको बताए थे MySQL है, PostgreSQL है, MongoDB है, आजकल फायरबेस डेटाबेस गूगल का है, वो सारा कुछ जो है डेटाबेस के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, जहां हम अपना डेटा को स्टोर कराते हैं। अब क्लाइंट साइड क्या करेगा, सर्वर साइड क्या करेगा, यहां से डेटा लेगा और क्लाइंट साइड को दिखा देगा, ठीक है। फिर है वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या करता है, जहां पे डेटा, वेब सर्वर क्या करता है, वेब पेज जो है ना उसको रिक्वेस्ट आने पे क्लाइंट को दिखाता है, वेब पेज डिलीवर करता है क्लाइंट को जब रिक्वेस्ट आता है तब, ये चीज वेब सर्वर का काम होता है। इसमें एग्जांपल के लिए अपाचे है, NGX है, माइक्रोसॉफ्ट IIS है, Node.js सर्वर है, इस तरीके से, ठीक है। अब है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होता है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन
के लिए यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP। अब यही चीज सिक्योर हो जाता है, SSL लग जाता है, तो ये HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बन जाता है। बस बात खत्म। अब HTTP का कुछ मेथड है, जैसे अगर हमको डेटा लेना हो, देखना हो, तो हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे। गेट से हम क्या करते हैं, डेटा को देखते हैं, लेते हैं। अगर हमको कोई डेटा भेजना हो, ठीक है, जैसे फॉर्म में हमने अपना नाम एड्रेस डाला और बटन दबाया, तो वहां पे गेट नहीं होगा, वहां पे पोस्ट होगा, क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो वहां पे पोस्ट मेथड के थ्रू होता है। पुट मेथड मतलब कि कोई डेटा अपडेट करना है तो पुट मेथड यूज करते हैं। कोई डेटा डिलीट करना है, हटाना है, तो रिमूव ये डिलीट मेथड यूज करते हैं। ये क्या है, HTTP का मेथड है। फिर है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो रिएक्ट हो गया, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का सारा फ्रेमवर्क है। रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, जेक्वेरी हो गया, ये सारा कुछ। बैकएंड फ्रेमवर्क की बात करें तो एक्सप्रेस JS हो गया, डिजेंगो, लारावेल, स्प्रिंग बोट, ये सब क्या है, सर्वर साइड पे काम आती है फ्रेमवर्क है ये। वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होगा, स्टेप अगर देखें, रिक्वायरमेंट पहले हम समझेंगे कि भाई क्या रिक्वायर है क्लाइंट को, उसके बाद डिजाइन बनेगा, फिर डेवलपमेंट होगा कोडिंग साइड पे। डिजाइन मतलब कि पहले UX डिजाइन या फोटोशॉप कह लीजिए, उसमें डिजाइन करके एक व्यू दिख पड़ता है कि हाँ इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिखेगा। उसके बाद उसी डिजाइन के थ्रू अकॉर्डिंग हम आगे का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कोडिंग हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड सब हो गया। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि मान लीजिए हर चीज काम सही से कर रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर जब सब कुछ ओके हो जाएगा तब हम सर्वर पे इसको होस्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, बीच बीच में मेंटेनेंस, अगर कुछ मान लीजिए कुछ चेंजिंग वेंजिंग है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है होस्टिंग एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट। ये आजकल गिटहब पे भी बहुत लोग करते हैं, अपना कोड डाल देते हैं। मेन इसका क्या काम है, वेब ऐप को इंटरनेट पे उपलब्ध कराने की, मतलब डालने की जो प्रक्रिया होती है, वेब होस्टिंग या डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। नेटलीफाई है, AWS सर्विस देता है, अमेजन वेब सर्विस, वहां पर गूगल क्लाउड पे डाल सकते हैं, cPanel होस्टिंग पे भी डाल सकते हैं, ये सारा कुछ। फिर है वेब सिक्योरिटी, मतलब जो आपने वेबसाइट डाला उसका सिक्योरिटी कैसे करेंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट को कोई बिना एक्सेस का यूज ना कर ले, कोई मतलब कि बिना ऑथेंटिकेशन का आपका वेबसाइट किसी का लॉगिन आईडी कोई खोल रहा है, ये सारा चीज ना हो, इसको सिक्योर कैसे करेंगे। तो ये कहाँ आता है, वेब सिक्योरिटी में आता है। टेक्निक क्या है, HTTPS SSL लगा देना, ठीक है, तो सिक्योर कर लेंगे। यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन पासवर्ड यूज करेंगे। इनपुट वैलिडेशन की मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने लिखा कि ईमेल, और हमने वैलिडेशन लगाया ही नहीं कि ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट डाले, तो ईमेल को ऐसे डाल देगा लव केस, ठीक है, क्या ये ईमेल है, नहीं है, लेकिन अगर आपने वैलिडेशन नहीं लगाया तो ये भी इनपुट हो जाएगा। तो वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, पहले कुछ वर्ड हो, उसके बाद @ होना चाहिए, फिर एक वर्ड हो, फिर डॉट के बाद एक वर्ड हो, इस तरीके से एक वैलिडेशन यूज होगा, तब प्रॉपर इनपुट जाएगा ईमेल के लिए। ये सारा कुछ डेटा इनक्रिप्ट करके भेजेंगे, फायरवॉल लगाएंगे, कोई भी फालतू एक्सेस ना हो जाए, फिल्टर करके एक्सेस, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रोक दे, ये सारा कुछ सिक्योरिटी के अंदर आता है। फिर होता है API, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है दो सॉफ्टवेयर के बीच, जो है ना, दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच जो कम्युनिकेशन, जो ब्रिज बनाता है, मतलब कि कम्युनिकेशन का एक पाथ बनाता है, वो API बनाता है। जैसे गूगल मैप का API। अब API का एक बेसिक टर्म चीजों में समझते हैं। गूगल क्या करता है, गूगल का डेटाबेस है, वहां पे मैप का पूरा डेटा स्टोरेज है। गूगल चाहेगा कि आपको पूरा जो वो डेटाबेस है उसका एक्सेस दे दे, नहीं चाहेगा ना। आप अपने वेबसाइट में गूगल मैप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो आपको क्या करेगा कि भैया हम कैसे दे दें आपको डेटा, हम दे ही नहीं सकते, पूरा डेटा कैसे दे दें। तो वो क्या करेगा, एक API देगा कि तुमको क्या जरूरत है, तुमको चाहिए कि तुम सर्च करो वहां पे जयपुर, तो जयपुर का मैप दिख जाए, यही तो चाहिए तुमको अपने वेबसाइट में। तो वो एक API देगा आपको कि सिर्फ सर्च वाला पार्ट, कि सर्च करेगा वो डेटा दे देगा। इतना सा एक API बना के दे दिया कि तुम अपने वेबसाइट पे लगा लो, पूरा डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया उसको। ये होता है API। पेमेंट गेटवे, डेटाबेस एक्सेस नहीं है, एक पाथ बना दिया, ठीक है, कि आप पे यही चीज होगा, आप पैसा डालेंगे, ठीक है, वो पैसा स्टोर होगा, वो डेटाबेस से
वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर आपको ला के रिस्पॉन्स दे देगा। बस ये गेटवे एपीआई के तौर पे काम होता है। ठीक है, ये सारा कुछ एपीआई के अंदर आता है। एडवांटेज ऑफ वेब एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि किसी भी ओएस में चल सकता है क्योंकि ये ब्राउजर वाला सिस्टम है ना, कहीं पर भी आप ओपन कर सकते हैं। अपडेट और मेंटेनेंस इजी है। सेंट्रलाइज डेटा होता है, एक मेन जगह पे डेटा स्टोरेज है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, बिना इंटरनेट के चलेगा नहीं। ठीक है, डेस्कटॉप ऐप मतलब कि जो इंस्टॉलेशन वाला ऐप है उससे थोड़ा स्लो होता है, नेट का अगर स्पीड पर डिपेंड करेगा। सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा है, अगर वेब एप्लीकेशन है तो पूरे वर्ल्ड में एक्सेस हो रहा है तो कहीं से भी कोई हैक कर सकता है, कुछ कर सकता है। लेकिन अगर विंडो एप्लीकेशन है तो आपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है तो जरूरी नहीं कि वर्ल्ड का लोग आपको हैक करे, कहाँ से करेगा, ये तो सिर्फ डेटा आपके पीसी में है। तो ये हैक वाला सिस्टम मतलब सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। अब है एग्जाम्पल ऑफ वेब टेक्नोलॉजी टुगेदर, मतलब फ्रंट एंड के लिए बात करें तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड के लिए PHP Node.js कोई भी यूज कर सकते हैं आप, डेटाबेस में MySQL कर सकते हैं, MongoDB, सर्वर अपाची NGX कर सकते हैं। पॉपुलर वेब एप्लीकेशन की बात करें, जीमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ईमेल सर्विस देता है, यूट्यूब मीडिया के लिए, वीडियो शेयरिंग, अमेजन ई-कॉमर्स वेबसाइट है, फेसबुक सोशल मीडिया, गूगल डॉक प्रोडक्टिविटी वाला हो गया। अब है फंडामेंटल ऑफ ई-कॉमर्स, इसमें अभी कुछ दिन पहले ही बहुत गाली खाए हैं आप लोगों से, काहे खाए हैं भैया अभी बताते हैं। पहले फंडामेंटल ऑफ ई-कॉमर्स जो है, ई-कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। पहले हम क्या करते थे कि दुकान, पहले भी क्या अभी भी दुकान खोलते हैं, वो वहां पर जो खरीद बिक्री होता है वो होता है कॉमर्स। ठीक है, खरीदने बिकने का काम जो है कॉमर्स कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू अगर हम कोई भी चीज खरीद बिक्री करते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना बेचना। ठीक है, अब इसमें वेबसाइट कौन कौन सा, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, ये सारा कुछ क्या करता है, ऑनलाइन खरीद बिक्री का काम करवाता है। अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स समझ लीजिए, इतने टाइप के आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। B2B, B2B का मतलब बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से बिजनेस मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से माल खरीद रहा है और बेच रहा है, इसमें यूजर नहीं आ रहा, जो कंज्यूमर है वो नहीं आ रहा, दोनों बिजनेस ही है। उस तरीके का अगर कहीं पे लेन देन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है तो वो होता है B2B। अब इसमें अलीबाबा आएगा, इंडिया मार्ट आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था कि अलीबाबा जो है एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे B2B भी होता है, इसके अलग अलग वेबसाइट है, कहीं जगह B2C वाला भी काम होता है और कहीं पे B2B भी होता है। अब है क्या कि कुछ बुक्स में अलीबाबा को B2C के अंदर भी रखा गया और कुछ बुक में B2B के अंदर भी रखा गया। और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें अलीबाबा को अगर सही से चेक कीजिएगा तो B2C के अंदर भी रख दिया था। ठीक है, तो हम उस प्रोस्पेक्टिव से आपको बता दिए कि भैया ये जो है अमेजन भी B2C हो जाएगा और अलीबाबा भी B2C हो जाएगा। भाई साहब इतना गाली खाए हैं, क्या बताएं, ये नहीं समझा कि किस बेसिस पे बताएं। अगर आप अलीबाबा का पूरा जन्म कुंडली निकालेगा तो ये एक तरीके से ग्रुप है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें होती है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये चीज फिक्स नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था एकदम फिक्स वाला पॉइंट, यहाँ पे चीजें चेंज थोड़ी बहुत हो सकती है। अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वहां आंसर देते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की नीड नहीं है जितना आप लोग परेशान होते हैं। इतना चीज हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, इतना वीडियो दिए हैं, अच्छा चीज आप लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज डाउटफुल वाला है तो वहां पे एकदम से कि फलाना सर तो ऐसा बता रहे, फलाना क्या बता रहे, उससे हमको क्या मतलब है भाई। फलाना चिलाना अगर आपको बता ही सब कुछ रहा है तो आप हमारा वीडियो देखते ही नहीं। आप अगर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना कि वहां पे आपको चीजें नहीं समझ आई, तभी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज को स्टूडेंट के तौर पे देखिए, और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो टीचर वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी फूंक मार रहे हैं, वो सब मत कीजिए। और जो पढ़ने वाले हैं उनका बिहेवियर से ही पता चलता है कि वो बात करने का तरीका से ही पता चलता है ना। चलिए, B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब
कि एक बिजनेस है जो कि अपने सामान को सेल कर रहा है। सिंपल सी बात। जैसे अमेजन पे एक बिजनेस वाला आदमी है जो कि आपको सामान बेच रहा है और उस सामान को खरीद के आप, सिंपल सा लॉजिक समझिए ना, कंज्यूमर का मतलब होता है वो जो कि सामान को खरीद के खुद यूज करेगा, और बिजनेस का मतलब होता है कि अगर वो सामान खरीद भी रहा है तो फिर दोबारा बेचेगा। बस इतना समझ के चलिए। तो B2B में सामान खरीदा जा रहा है किस चीज के लिए, फिर से बेचने के लिए। वैसा प्लेस जहां पे दोनों जगह, दोनों साइड जो है ना, सामान यूज करने वाला नहीं है, बेचने और खरीदने वाला दोनों जो है बिजनेस है, वो फिर से बेचेगा, वो हो जाता है B2B। B2C में मतलब एक बेचने वाला जो है वो तो कंपनी है, लेकिन जो खरीदने वाला है वो कंज्यूमर है, मतलब कि उस सामान को खरीद के वो यूज करेगा, वो हो जाता है B2C। मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे ये चीज हो रहा है। फिर है C2C, मतलब कि दोनों साइड जो है वो यूजर ही है, दोनों ने यूज किया है या यूज करके बेच रहा है या यूज करेगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, OLX पे दोनों साइड यूजर ही, दोनों बिजनेस नहीं है। मान लीजिए आपको एक कूलर पुराना हो गया, बेच रहे हैं, आपने यूज किया था, फिर से आप कंज्यूमर थे, अब आप उसको बेच रहे हैं, सामने वाला फिर यूज करेगा उसको, तो वो भी कंज्यूमर है, तो वो C2C हो गया। C2B मतलब कि जो बेचने वाला है वो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला वो बिजनेस है। ये कैसे, फ्रीलांसर टाइप की वेबसाइट, फ्रीलांसर, फाइवर, ये सब जो है, यहाँ पे क्या होता है, किसी कंपनी के पास ज़्यादा वर्क आ गया, एम्प्लॉय कम है, तो वो चाहता है कि अब इस काम के लिए, क्योंकि ये काम शॉर्ट टाइम का है, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उस 10 दिन के लिए हम फुल टाइम किसी एक बंदे को हायर करें, उससे अच्छा है कि इस काम को हम किसी सिंगल पर्सन से करवा लें जो फ्रीलांसिंग करता है, घर बैठे काम करता है। तो ऐसे कहाँ पे वर्क होता है, ये फ्रीलांसर या फाइवर जैसे वेबसाइट है, जिसपे आप खुद को रजिस्टर करके कंपनियों से काम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, C2B के अंदर हो गया। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस गवर्नमेंट, बिजनेस प्रोवाइड सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये गवर्नेंस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे ये चीजें होती है। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब फीचर ऑफ ई-कॉमर्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा, 24/7 अवेलेबल रहेगा, ग्लोबल सर्च होगा, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पेपरलेस ट्रांजेक्शन होगा, कस्टमर पर्सनलाइजेशन हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन इन ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, विशेषता यही है, कॉस्ट बचेगा। आप एक स्टाफ को रख रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए या दुकान पे सामान को सेल करने के लिए, ठीक है, कस्टमर से बात करने के लिए। ऑनलाइन में क्या है, ये सब चीजें खत्म हो गई, सारा आपके वेबसाइट पे आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ना लिखने का झंझट ना कुछ, आप पोर्टल पर देख रहे हैं कितना ऑर्डर आया, कहाँ से आया, बस पैक किया और भेज दिया, है ना। एडवांटेज क्या है, फास्टर है, खरीदना बेचना बहुत आसान है, लोअर ऑपरेशन कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट लो हो जाता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, टाइम और पेपर वर्क बचेगा, प्रोडक्शन जो है इजी हो जाएगा आपके लिए, एक्सपेंड हो जाएगा मार्केट। अब एक आपका शॉप है किसी एक चौक पे, तो उस एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग आपको जानते हैं, लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स पे आ गए, इंटरनेट पे आ गए, तो आपको पूरा वर्ल्ड जान जाएगा, पूरा इंडिया जान जाएगा। तो ये आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, डिसएडवांटेज, सिक्योरिटी प्राइवेसी का रिस्क रहता है, इंटरनेट के बिना भैया काम नहीं हो सकता, प्रोडक्ट क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते, है ना। अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं, दुकान में जाते हैं फिजिकली, तो आप चेक करते हैं छू के, क्या अमेजन मीशो पे चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर्सनल टच नहीं मिलता इसमें, आप किसी दुकान पे जाते हैं, हाँ भैया क्या हाल चाल होता है ना दुकानदार से, हाय हेलो, वो चीज़ यहाँ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ डिसएडवांटेज है। ठीक है, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी कौन कौन सा भाई, वही चीज़ वेब टेक्नोलॉजी में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सर्वर में PHP पाइथन नोड, डेटाबेस में MySQL MongoDB, पेमेंट में पेपल, रोजर पे, स्ट्राइप, इन सब से पेमेंट ले सकते हैं, फ्रेमवर्क डिजांगो, लारावेल, एक्सप्रेस JS, ये सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीमीडिया। लंबा वीडियो हो गया भैया, 3:30 पौने 4 से स्टार्ट किए हैं, अभी 5:16 हो रहा है, देखते हैं। अब मल्टीमीडिया, ये क्या होता है, मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ग्राफिक एंड एनिमेशन, सबको टुगेदर प्रेजेंट जो करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, थ्रू इसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू या डिजिटली प्रेजेंट कर रहे हैं, सबको मिला के वो हमारा मल्टीमीडिया होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूट्यूब वीडियो, एजुकेशनल CD, वेबसाइट, ये सारा कुछ क्या है आपका मल्टीमीडिया है।
एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्या है? जैसे टेक्स्ट, ये भी मल्टीमीडिया का पार्ट है। कहीं पे आप टाइटल लिखते हैं, कैप्शन लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है? आपका बेसिक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी वेबसाइट पे जो आप देखते होंगे टेक्स्ट वेक्स, वो क्या है? मल्टीमीडिया है। फिर हो गया इमेज, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें कि जेपीजी, पीएनजी। फिर ऑडियो, साउंड हो गया, म्यूजिक हो गया, एमपी3, वेब, ये सारा कुछ। वीडियो, मूविंग इमेज विद साउंड, है ना। वीडियो क्या है? एक तरीके से है इमेज ही, लेकिन इमेज का एक सिक्वेंशियल फॉर्म जो कि बहुत स्पीड से चलता है, ठीक है ना, साउंड के साथ, वो हमारा वीडियो हो जाएगा, MP4, AVI। फिर है एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? मोशन इफेक्ट ऑफ ग्राफिक्स, जैसे फ्लैश, GIF, ये सब क्या है? एनिमेशन है। टाइप ऑफ मल्टीमीडिया की बात करें, लीनियर मल्टीमीडिया। इसमें क्या होता है कि यूजर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग ही सिक्वेंशियली चलेगा। जैसे कोई मूवी है, मूवी जैसा है वैसा ही चलेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पहला पार्ट को जो है वो लास्ट में देख ले, लास्ट वाला पार्ट को पहले देख ले, चलेगा? आप कहिएगा हम काट के देख लेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर टीवी पे चल रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, है ना। एनिमेशन वीडियो हो गया, ये अपने लीनियर है, सीक्वेंस में जैसे है उसका डेटा वैसे ही दिखेगा। नॉन लीनियर में क्या होता है? यूजर कंट्रोल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग फ्लो को। जैसे गेम, आप जहां निशाना लगाएंगे वहीं लगेगा, मूवी की तरह तो नहीं है। वेबसाइट, जहां क्लिक करेंगे, जिस पेज को ओपन करना चाहेंगे वहीं ओपन होगा। लर्निंग एप्स, आप जिस तरीके से उसमें इनपुट दीजिएगा वैसे आउटपुट आएगा, है ना। ये भी मल्टीमीडिया का पार्ट है, लेकिन ये नॉन लीनियर है, मतलब आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, जैसे एजुकेशन में यूज हो रहा है, ई लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, अभी हम लोग भी कर रहे हैं चीज़ें। इंटरटेनमेंट में मूवी, सॉन्ग, गेम, ये सारा कुछ। बिजनेस में प्रोडक्ट ऐड लगा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, गूगल ऐड आजकल चल रहा है। कम्युनिकेशन में वीडियो कॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही है। ट्रेनिंग में आप वर्चुअल लैब बना रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेडिकल में भी आजकल यूज हो रहा है, सर्जिकल ट्रेनिंग वीडियो के थ्रू। ई गवर्नेंस में अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है ना, इसके थ्रू। फिर होता है कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ हो जाएगा? कंप्यूटर, साउंड कार्ड, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब क्या है? कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया टूल जैसे हो जाएगा, जैसे एडोब प्रीमियर हो गया, डायरेक्टर हो गया, फ्लैश हो गया, ये सारा। स्टोरेज डिवाइस, CD में स्टोर कर सकते हैं, DVD में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेटवर्क, इंटरनेट हो गया, लैन केबल हो गया, वैन हो गया, ये सारा कुछ नेटवर्क में आ गया। फिर क्या है? मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। ये क्या होता है भाई? मल्टीमीडिया सामग्री बनाने और संपादित करने के लिए, मतलब क्रिएट और एडिट करने के लिए जो यूज होता है, वो होता है हमारा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। एग्जाम्पल के लिए एडोब फ्लैश, एडोब डायरेक्टर, ऑर्थोवेयर, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? इससे हम लोग मल्टीमीडिया क्रिएट या एडिट कर सकते हैं। फिर है मल्टीमीडिया का फाइल फॉर्मेट क्या होगा? जैसे टेक्स्ट फाइल, तो उसका क्या होगा? .txt होगा या .docx, डॉक फाइल, वर्ड फाइल को अगर हम सेव करते हैं MS ऑफिस में तो docx से होता है। PDF सेव करते हैं .pdf से होता है। ये क्या है? नोट्स और बुक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्म इसमें रहता है। इमेज .jpg, .png और GIF फॉर्म में करते हैं, फोटो इसका एग्जाम्पल हो गया। ऑडियो को कैसे सेव करते हैं? .mp3 से, .wav वेब से, .aac से, ये म्यूजिक हो गया, ठीक है। वीडियो को .mp3, .avi, .mkb, मूवी हो गया एग्जाम्पल। एनिमेशन .swf, .gif, ये सब क्या है? एनिमेशन का हो गया, कार्टून वाला जो होता है, ठीक है। एनिमेशन GIF आजकल बहुत ट्रेंड में है, भेजते हैं हर जो कोई भी फेस्टिवल आता है, GIF आजकल बधाई देते हैं, है ना। फिर है मल्टीमीडिया सर्विस। मल्टीमीडिया सर्विस में हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा गाली यहाँ पर भी खाए हैं, तो यहाँ पे चीजें आपको बता दें। मल्टीमीडिया सर्विस, किसी बुक में आपको दो सर्विस दिखेंगी, ठीक है। एक स्ट्रीमिंग सर्विस कंसीडर किया गया, एक डाउनलोडिंग सर्विस, ठीक है। किसी किसी लेटेस्ट बुक में एक स्ट्रीमिंग सर्विस, एक डाउनलोडिंग सर्विस, एक इंटरेक्टिव सर्विस, ठीक है। थोड़ा सा उससे पीछे चलें तो तीन सर्विस वहां पर भी दिखाई देता है।
एक स्ट्रीमिंग सर्विस, एक डाउनलोडिंग सर्विस, एक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कहीं पर भी फिक्स नहीं है कि हम इसी 3 पे डिपेंडेंट रहिए, हो सकता है आगे चल के कुछ और भी मल्टीमीडिया नए आए तो इसका संख्या बढ़ सकता है। अब जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें 3 काउंट किया गया था। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कीजिएगा, आंसर की में 3 दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे बुक ने उसको 3 कंसीडर कर दिया। क्या क्या कर दिया? स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो हम भी उसी लेवल पे आपको चीजें बताएं। आप अलग अलग बुक, स्टैंडर्ड बुक निकाल के रख लिए। पुराना जो बुक होगा वो 2 से आगे नहीं बढ़ा है, पुराना बुक। नया वाला बुक में चेक कीजिएगा, चाहे गूगल पे चेक कर लीजिए, चाहे आप चैट जीपीटी देख लीजिए, या नया मॉडल का। नया बिहार वाले एग्जाम में तो कोई नया मॉडल का बुक है नहीं, बिहार का तो सारा बुक वाला तो ऐसे कॉपी पेस्ट करता है, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। स्टैंडर्ड बुक में जो नया है उसको देखिएगा तो उसमें 3 आपको दिखेंगे। कहीं पे इंटरेक्टिव भी रहेगा, कहीं पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। तो अब आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप क्या मान के आते हैं, और आपका बोर्ड आयोग पे भी डिपेंड करता है वो किस आंसर को सही मानता है, क्योंकि पिछले बार तो 3 माना था भैया। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 2 आंसर होना चाहिए, और वहां पर हम 3 के अकॉर्डिंग आपको बताए थे तो बहुत गाली सुने थे। आप लोगों का काम पढ़ना कम है, गाली देना ज्यादा है, तो दीजिए। तो यहाँ पर भी अभी हम 3 दिखा रहे हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है, ये मेरा रिस्क नहीं है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग कहानी है। आप भी चेक कीजिएगा तो कहीं 3 भी मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, और फ्यूचर में हो सकता है 4 भी मिल जाए। तो स्ट्रीमिंग क्या होता है? कंटिन्यूस प्ले विदाउट फुल डाउनलोड, बिना डाउनलोड के आपका वीडियो चल रहा है। ठीक है, वो वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, वो होता है स्ट्रीमिंग सर्विस। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे बिना डाउनलोड किए देख रहे हैं, स्पॉटिफाई पे आप गाना सुन रहे हैं। डाउनलोडिंग कि पूरा फाइल डाउनलोड कीजिएगा तभी चलेगा। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन कोई वीडियो देखते हैं वीएलसी प्लेयर में कहीं पर भी चला तो पहले पूरा डाउनलोड करते हैं तब देखते हैं, ऐसे नहीं कि आधा डाउनलोड होने के बाद नहीं चलेगा, पूरा फाइल डाउनलोड होगा। इंटरेक्टिव, यूजर कंट्रोल मल्टीमीडिया सर्विस, जैसे कि कोई गेम आजकल ऑनलाइन पबजी खेल रहे हैं, इस तरीके का जो है ये इंटरेक्टिव सर्विस में आ जाता है। ठीक है, हम जो पहले बताए थे वो लाइव स्ट्रीमिंग बताए थे, जिसमें कि डेटा लाइव चल रहा है स्ट्रीमिंग का ही पार्ट, लेकिन लाइव आ रहा है डेटा। ठीक है ना, यहाँ तो क्या है, स्ट्रीमिंग में डेटा आपका स्टोरेज है किसी सर्वर पे, वहां से आ रहा है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में डेटा क्या था कि सामने वाला डेटा इंस्टेंटली वहां से सेंड कर रहा है, वो चीज आपके पास आ रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग बोले थे। लेकिन अभी जो आज का पूरा हम पूरा डिटेल निकाले उसके अकॉर्डिंग 3 अभी भी दिख रहा है, जिसमें कि एक नया नाम जुड़ा है, इंटरेक्टिव। अब हर बुक का अलग कहानी है, तो इस पर हम गारंटेड कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का गाली सुनना नहीं है हमको, क्योंकि आप लोग हैं थोड़े से अलग लेवल के आदमी, तो वो चीज़ बात की बात है। अब इतना हो गया, 2 घंटे का वीडियो बन चुका है, इसी पे खत्म करते हैं पूरा। अब कुछ कुछ चीज़ें छूट गई, आप लोग कहिएगा ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए, भाई रिवीजन क्लास था, क्या बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? रिवीजन में जहाँ से नंबर उठ सकता था वो सब पढ़ा दिए हैं, बाकी देखना है तो पुराना वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, जिनको PDF लेना है वो ऐप से ले सकते हैं, या कहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कल जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन याद करके ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है।